बीस्ट मास्टर एग्जाम में अब एक हफ्ते से भी कम टाइम बचा है और इसके अगले दिन ही एक छोटा सा असेसमेंट होने वाला है जिस पर सबके पास पहले से ही अपने फर्स्ट बीस्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसलिए टीचर बोलता है कि उस दिन आराम करो और प्रिपरेशन शुरू करते रहो। एग्जाम पास आते ही कुछ स्टूडेंट्स काफी नर्वस फील करते हैं क्योंकि जो एबिलिटीज उनके पास हैं उनके साथ आगे बढ़ना ईजी नहीं लगता। इसी बीच एक ब्लॉन्ड लड़का दिखता है जो एक अच्छी स्कूल में जाना चाहता है क्योंकि उसकी एबिलिटीज एवरेज से ऊपर है। उसके बगल में बैठा लड़का इतना कॉन्फिडेंट नहीं लगता और वो सोचता रहता है कि वो एंड में एक रेगुलर इंसान बनकर ही रह जाएगा। जिस पर जो लड़का हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट लगता है वो ये सब सोचते हुए बैठा रहता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि वो इस स्टोरी में कैसे फिट होता है क्योंकि वो एक टाइम ट्रैवलर है। ये सारी चीजें एक हफ्ते पहले ही हो चुकी थी जिस पर इस बॉडी की मेमोरीज की वजह से उसे उस वर्ल्ड की समझ आ जाती है जिसमें वो जी रहा है। सैकड़ों साल पहले एक बड़ी कैटास्ट्रोफी हुई थी और एक डायमेंशनल पोर्टल से कई बीस्ट्स निकल कर आए थे जिस पर ह्यूमैनिटी ने उनसे फाइट करने की कोशिश की और उसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान उन्होंने इन क्रीचर्स को टेम करना सीख लिया। इसी तरह बीस्ट मास्टर का प्रोफेशन बना जिसने पूरी रियलिटी को बदल कर रख दिया। बीस्ट मास्टर्स को दुनिया में काफी फेम मिला और यहाँ के यूथ का सबसे बड़ा सपना एक ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर बनना होता है। 18 साल की एज में यंग लोग अपने फर्स्ट बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। जितनी स्ट्रांग उनकी स्पिरिचुअल पावर होती है उतना ही स्ट्रांग बीस्ट उन्हें मिलता है। लेकिन ये सब हमारे बॉय पर अप्लाई नहीं होता क्योंकि इस बॉडी ने पहले ही अपने फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था एक छोटे से बेहद क्यूट स्नोबॉल जैसे क्रीचर के साथ जो किसी की सोल को हर्ट तक नहीं कर सकता। इसके अलावा वो बिल्कुल भी लीथल नहीं है और इवॉल्व भी नहीं कर सकता जिस पर इस यंग मैन की डेस्टिनी एक नॉर्मल लाइफ जीने की बन जाती है। बाकी टाइम ट्रैवलर्स को ज्यादा लक मिल जाता है लेकिन हमारे बॉय को खुद नहीं पता कि वो इस सिचुएशन में कैसे फंस गया। तभी एक स्टूडेंट उसके पास आता है और बोलता है कि रेगुलर इंसान की तरह जीना भी काफी अच्छा है क्योंकि अननेसेसरी रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस पर वो लोग उसे मॉक करने लगते हैं और कहते हैं कि उसका लिटिल स्नोबॉल आइसक्रीम बेचने में हेल्प कर सकता है। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट इरिटेट फील करता है। इसी सिचुएशन में उसके साथ आया सिस्टम एक्टिवेट होता सा लगता है और वो कंफ्यूज्ड हो जाता है कि सिस्टम को लोड होने में इतना टाइम क्यों लगा। फिर अचानक वो सेलिब्रेट करने लगता है क्योंकि ये उसकी लाइफ को पूरी तरह चेंज करने वाला है। सबसे पहले वो अपना स्टेटस विंडो चेक करता है। जब भी वो कुछ अचीव करता है उसे रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं। इसके बाद वो स्नोबॉल के स्टैट्स चेक करता है। जब स्नोबॉल का ग्रोथ 100% रीच करता है तो वो इवॉल्व करेगा जो उसके लिए काफी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि वो मानता था कि स्नोबॉल के लिए इवोल्यूशन इम्पॉसिबल है। पहला इवोल्यूशन पाथ जायंट पाथ है जो फिजिकल कॉम्बैट और आइस एलिमेंट मास्टरी पर फोकस करता है और रैंक 5 तक जाता है। दूसरा पाथ क्वीन पाथ है जो पूरी तरह आइस मास्टरी पर बेस्ड है और किंग रैंक तक रीच कर सकता है जिस पर वो सोचने लगता है कि क्या ये कोई सीक्रेट एवोल्यूशन रूट है। ऐसा लगता है कि अब उसे आइसक्रीम बेचने के लिए कोई छोटा स्टैंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और क्योंकि क्वीन पथ हायर लेवल तक जा सकता है वो वही चुनता है। इसके बाद वो कुछ अचीवमेंट पॉइंट्स यूज करने का डिसाइड करता है ताकि उसका क्रीचर इवॉल्व कर सके। अभी वो सिर्फ एक 100 पॉइंट्स यूज करके एक रिवॉर्ड क्लेम कर सकता है जिससे स्नोबॉल स्ट्रांग होता है। जिस पर वो अपना हाथ स्नोबॉल की तरफ पॉइंट करता है और प्रोसेस शुरू हो जाता है। धीरे धीरे स्नोबॉल स्ट्रांग होने लगता है। वो सक्सीड करता है और स्नोबॉल अब स्टेज 2 में पहुंच जाता है जो उसे एक्साइटमेंट से भर देता है। फिर भी उस छोटे क्रीचर में ज्यादा चेंज नहीं दिखता। उसे अभी भी आइस एसेंस और जेड स्पिरिट चाहिए। पहले आइटम के 20 यूनिट्स और दूसरे का सिर्फ 1 यूनिट। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ऐसे मटेरियल्स स्नोबॉल को इवॉल्व कर सकते हैं। अब उसे पैसे कमाने की जरूरत पड़ती है ताकि वो ये मटेरियल्स बाय कर सके और तभी कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिस पर प्रोटैगनिस्ट स्नोबॉल से कहता है कि उनकी कमेंट्स की चिंता मत करो क्योंकि टेस्ट के टाइम वो लोग ठीक परफॉर्म करेंगे। लगता है जो लड़का उसका मजाक उड़ा रहा था वो काफी जेलस है और इग्नोर किया जाना उसे पसंद नहीं आया। वो एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली जांग फैमिली से बिलोंग करता है और प्रोटैगनिस्ट जानता है कि उसे उनसे ट्रबल अवॉइड करना चाहिए। वो जेलस लड़का बोलता है कि जल्दी ही पता चल जाएगा कि रियल ट्रैश कौन है। ये वर्ड्स एक अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन ट्रिगर कर देते हैं। इसके बाद वो लड़का और उसके दोस्त और ज्यादा मॉक करने लगते हैं ये मानते हुए कि प्रोटैगनिस्ट के लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उस ह्यूमिलिएशन के बाद एक ब्लॉन्ड गर्ल वहां आती है और जंग को स्कोल्ड करती है। उसका नाम गुआन है। जिस पर लड़के फिर कहते हैं कि उन्हें ऐसे ट्रैश से डर नहीं लगता जैसे हमारा गाय है और वो फिर से हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। जिस पर हमारा बॉय वहां से निकल जाता है। इडियट्स से आर्ग्यू करने का कोई पॉइंट नहीं है। उसे पेट स्टोर जाना होता है कुछ आइटम्स बाय करने के लिए और वो लड़की चाहे तो साथ चल सकती है। जल्द ही उसे रियलाइज होता है कि ये आइटम्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। मंथ्स की सेविंग्स कुछ ही मिनट्स में खत्म हो जाती है। इसके बाद ब्लॉन्ड लड़की पूछती है कि क्या वो उसके घर डिनर पर आ
वहां आना चाहेगा क्योंकि इनविटेशन उसकी मदर की तरफ से है। उसे लगता है कि लड़की को उसके लिए कुछ फीलिंग्स भी हैं और वो पूछती है कि क्या वो कल के एग्जाम में उसका साथ देगा, जिस पर वो हाँ बोल देता है क्योंकि उसे भी वही टेस्ट देना है। ये सुनकर ब्लॉन्ड काफी खुश हो जाती है। फिर वो गुड बाय कहते हैं, लेकिन वो क्लियरली नेक्स्ट डे के लिए एक्साइटेड दिखती है। घर के अंदर पहुंचकर बॉय रियलाइज करता है कि स्नोबॉल का एवोल्यूशन एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। वो तुरंत आइटम्स स्नोबॉल को एब्सॉर्ब करने के लिए दे देता है। प्रोसेस जल्दी होता है और स्नोबॉल का बॉडी ग्रो करने लगता है। तभी एक तेज लाइट उसे पूरी तरह ब्लाइंड कर देती है। स्नोबॉल का फॉर्म चेंज होने लगता है और उसकी सरप्राइज के लिए स्नोबॉल अब ह्यूमन बॉडी ले लेता है। वो रैंक 2 आइस क्रिस्टल स्पिरिट के साथ एक छोटी लड़की बन जाती है। इस बार क्रीचर अटैक कर सकता है, जिस पर बॉय काफी थ्रिल्ड फील करता है क्योंकि अब वो एग्जाम पास कर सकता है। वो अब भी स्टन्ड है कि स्नोबॉल ने पूरा एक लेवल जंप कर लिया है। स्टूडेंट्स के बीच एवरेज ये होता है कि उनके क्रीचर्स फर्स्ट लेवल के स्टेज 5 में होते हैं, जो इसे और भी इंप्रेसिव बना देता है। स्नोबॉल के पास खड़े होते ही वो उसकी कोल्डनेस फील करता है। उसकी स्ट्रेंथ उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर सिस्टम ने स्नोबॉल की जरूरत रिवील नहीं की होती तो कोई भी इतने एक्सपेंसिव मटेरियल्स एक वीक क्रीचर पर स्पेंड नहीं करता। जो उसने किया वो एक सही गैम्बल था। स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स पेट की स्पिरिचुअल पावर बूस्ट करते हैं और स्ट्रेंथ क्रिस्टल यूजर की पावर बढ़ाता है, जिस पर बॉय तुरंत इंग्रेडिएंट्स अपने माउथ में डाल लेता है। कुछ सेकंड्स में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। अब वो ऐसी पावर फील करता है जो उसने पहले कभी नहीं की थी। उसकी फिजिकल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। उसे अब पहले जैसी ठंड महसूस नहीं होती। उसकी स्ट्रेंथ ओवरफ्लोइंग लगती है। भले ही उसे फाइट करने की जरूरत न पड़े, स्ट्रेंथ सिर्फ उनके लिए प्रॉब्लम होती है जिनके पास वो नहीं होती। डेंजर के केस में वो खुद को हैंडल करना जानता है। इसी बीच स्नोबॉल उसके पैर से लिपट जाती है। अब टाइम आ गया है सारे अचीवमेंट पॉइंट्स यूज करने का, ताकि स्नोबॉल और स्ट्रॉन्ग बन सके और लेवल 2 के स्टेज 4 तक पहुंच जाए। नेक्स्ट डे की इवैल्यूएशन डेफिनेटली बहुत से लोगों को सरप्राइज करने वाली है। अब बॉय कैजुअली अपनी फ्रेंड के साथ स्ट्रीट से गुजर रहा होता है। वो पूछती है कि क्या वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड है, जिस पर वो बोलता है कि उसे भी वही क्वालिफिकेशन चाहिए। वो उसके एंथुजियाज्म को नोटिस करती है और जो मोटिवेशन वो दिखा रहा है उसे पसंद करने लगती है। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसमें ऐसा करेज होगा। प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि लोग हमेशा चेंज होते रहते हैं। वैसे भी उसे नहीं पता कि वो एक ट्रांसमाइग्रेटर है। कुछ लड़कियां नोटिस करती हैं कि टैलेंटेड थर्ड ईयर स्टूडेंट वहां है। वो ब्लॉन्ड के बारे में बात करती हैं जो प्रोटैगनिस्ट के प्यार में पूरी तरह पागल है और हमेशा उस लूजर के साथ घूमती रहती है। एक लड़की बताती है कि एक पॉपुलर गाय ने ब्लॉन्ड को कन्फेस किया था और उसे रिजेक्ट कर दिया गया। जेलसी में वो बोलती है कि उसे समझ नहीं आता कि ब्लॉन्ड में ऐसा क्या स्पेशल है। हमारा बॉय चुपचाप ये सारी गॉसिप ऑब्जर्व करता रहता है। आखिर में रिवील होता है कि वो दोनों कजिन्स हैं और क्योंकि ब्लॉन्ड काफी टैलेंटेड है, उसके पास एडमायरर्स भी बहुत हैं और हेटर्स भी, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी वरीड होकर ब्लॉन्ड पूछती है कि क्या वो सच में एग्जाम में स्नोबॉल को यूज करने वाला है, जिस पर वो कंफर्म करता है और बोलता है कि स्नोबॉल को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो उसे हक कर लेती है, कुछ ऐसा जो डेंजरसली अफेक्शनेट लगता है और अलाबामा में काफी क्वेश्चनेबल माना जाएगा। फिर वो बोलती है कि अगर दोनों पास हुए तो वो सेलिब्रेट करेंगे। वाइल वो प्रैक्टिकली अपने ओवर द टॉप अफेक्शन से हमारे प्रोटैगनिस्ट को क्रश कर रही होती है, उसी दौरान वो बोलती है कि एक शॉप है जहां वो जाना चाहती है, जिस पर उनका मोमेंट अचानक इंटरप्ट हो जाता है क्योंकि दो बैकग्राउंड कैरेक्टर वहां आ जाते हैं। उनमें से एक अगली गर्ल ब्लॉन्ड पर आरोप लगाती है कि उसने उसका बॉयफ्रेंड चुरा लिया है। यह सुनकर ब्लॉन्ड इरिटेट हो जाती है और तुरंत पूछती है कि ये दोनों आखिर हैं कौन और वो बॉयफ्रेंड है भी कौन, जिस पर अगली गर्ल बोलती है कि उसका बॉयफ्रेंड शाओहोंग है। लेकिन ब्लॉन्ड को मुश्किल से याद आता है कि वो लड़का कौन है और वो साफ बोल देती है कि उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और कभी था भी नहीं। इस पर अगली गर्ल मानने से मना कर देती है और बोलती है कि उसके बॉयफ्रेंड को रिड्यूस कर दिया गया है, यहाँ टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं होता। जिस पर ब्लॉन्ड हमारे प्रोटैगनिस्ट का हाथ पकड़कर उसे खींच लेती है क्योंकि उनके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तभी दूसरा बैकग्राउंड कैरेक्टर उसके शोल्डर को पकड़ लेता है और बोलता है कि उसने उन्हें जाने की परमिशन नहीं दी है और अगर वो अपनी कजिन का अपमान होता देखता रहा तो उसे भी किसी का अपमान करना पड़ेगा। ये कहते हुए ब्लॉन्ड एक बेहद मर्डरस ऑरा रिलीज करती है और स्ट्रांगली रिकमेंड करती है कि वो जर्क अपनी हैंड उसकी कजिन से हटा ले। उसी पल उसे एक ओवरवेलमिंग प्रेशर फील होता है, लेकिन पीछे हटने के बजाय वो सबसे वायलेंट ऑप्शन चुनता है और एक
एक वुमन पर पंच करने की कोशिश करता है, जिस पर उसे पूरी तरह रोक दिया जाता है हमारे प्रोटैगनिस्ट के द्वारा, जो उसकी कजिन ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगली गर्ल अपने कजिन से बोलती है कि ज्यादा ड्रामा मत करो क्योंकि सब जानते हैं कि ये गाय एक लूजर है। मीनवाइल वो जर्क इंसल्ट्स फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लगातार स्वेटिंग कर रहा होता है क्योंकि उसने हमारे बॉय के हाथ में उसकी स्ट्रेंथ फील कर ली थी और साफ दिख रहा होता है कि वो कुछ इंटरेस्टिंग करने वाला है। अगले ही पल हमारा बॉय ब्रूटल फोर्स के साथ उसकी फिस्ट उस गाय के स्टोमिक में स्लैम करता है। वो जर्क हवा में गार्बेज बैग की तरह उड़ जाता है, जिसे देखकर अगली गर्ल शॉक में आ जाती है। जब वो गाय खड़ा होने की कोशिश करता है तब हमारा बॉय उसकी तरफ चलता है। वो बोलता है कि वो ब्लॉन्ड का कजिन है और अगर वो जर्क उसके साथ कुछ भी करना चाहता है तो पहले उसे डील करना पड़ेगा। उसी समय बैकग्राउंड कैरेक्टर धीरे धीरे खुद को सॉइल करने लगता है और प्रोटैगनिस्ट की कजिन उस स्ट्रेंथ को देखकर स्टन्ड रह जाती है। वो इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि उसका पूरा बॉडी रिएक्ट कर जाता है। यहाँ तक कि हमारे बॉय को भी एक्सपेक्ट नहीं था कि आइटम्स यूज करने के बाद वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा, और जैसे ह्यूमिलिएशन काफी नहीं थी वैसे ही ब्लॉन्ड जर्क अटैक करने का डिसाइड करता है। इस बार वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करने वाला होता है। वो सबके सामने एक ब्लू फ्लेम जैसी ग्लो मैनिफेस्ट करता है, लेकिन ध्यान से देखने पर ना तो प्रोटैगनिस्ट और ना ही उसकी कजिन इम्प्रेस्ड लगते हैं। उनके सामने जो खड़ा होता है वो एक गोस्ट वुल्फ होता है, जो अभी भी सिर्फ रैंक 2 का है। अपनी वुल्फ की पावर पर पूरा भरोसा रखते हुए वो जर्क पूछता है कि क्या वो सच में उसे चैलेंज करना चाहते हैं। स्नोबॉल अभी भी रैंक 1 है, लेकिन स्टेज 7 तक पहुंच चुकी है। इस फाइट में उसके चांसेस ज्यादा अच्छे नहीं होते और हमारा बॉय ऑल्टरनेटिव सोचने लगता है, लेकिन उसकी कूसिन वियोलेंस चूज कर लेती है। इससे पहले कि वो एक्ट करे, वो देखती है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो उसे काफी सरप्राइज कर देता है। वो पूछती है कि क्या वो सच में स्नोबॉल को फाइट में डालने वाला है, लेकिन वो बोलता है कि वो नहीं चाहता कि उसे हर्ट हो क्योंकि इससे उसकी इवैल्यूएशन अफेक्ट होगी, इसलिए वो सिचुएशन खुद हैंडल करेगा। अगली गर्ल मॉकिंगली स्माइल करने लगती है, ये मानते हुए कि प्रोटैगनिस्ट का दिमाग खराब हो गया है क्योंकि पूरी सिटी का वर्स्ट स्टूडेंट खुद एक वायलेंट लेसन सीखने को ईगर है। जो गाय जल्द ही बोल्ड होने वाला है वो अपनी वुल्फ को अटैक करने का ऑर्डर देता है। मीनवाइल हमारा प्रोटैगनिस्ट स्नोबॉल को वायलेंट सेशन के लिए कॉल करता है। अचानक वुल्फ के सामने एक ब्राइट फ्लैश दिखाई देता है। क्रीचर तुरंत कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसका पूरा बॉडी फ्रीज होने लगता है। उसी आइस के बीच लिटिल स्नोबॉल दिखाई देती है और उसके ठीक सामने गोस्ट वुल्फ पूरी तरह सॉलिड आइस में बदल चुका होता है। ये देखकर बैकग्राउंड कैरेक्टर पूरी तरह स्पीचलेस रह जाते हैं। ये एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल होना चाहिए था। यहाँ तक कि प्रोटैगनिस्ट की कजिन भी सोचने लगती है कि क्या वाकई वहां खड़ी हुई स्नोबॉल ही है, जिस पर हमारा प्रोटैगनिस्ट कंफर्म करता है कि लिटिल स्नोबॉल इवॉल्व करने में सक्सेसफुल रही है। पूरा बैकग्राउंड कैरेक्टर अपनी गोस्ट वुल्फ को कमांड्स देने की कोशिश करता है, लेकिन क्रीचर 1 इंच भी मूव नहीं करता। अब स्नोबॉल सिर्फ एक स्नोबॉल नहीं रहती, वो एक आइस स्पिरिट बन चुकी होती है और अपनी ओवरवेलमिंग पावर दिखाते हुए वो वुल्फ के बॉडी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके रिमेन्स जमीन पर फैल जाते हैं और उसका ओनर फ्यूरियस हो जाता है। वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि उसे मियर स्टूडेंट्स ने डिफीट कर दिया है। बीस्ट्स आम तौर पर रैंक 1 के स्टेज 1 के आसपास ही होते हैं, फिर भी उसकी वुल्फ मर चुकी होती है। अगली गर्ल पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर वो गाय बोलता है कि उसने हाई क्लास क्रीचर से फाइट करने की उम्मीद नहीं की थी, अब भागने का टाइम है। लेकिन तभी हमारा प्रोटैगनिस्ट एक डार्क ऑरा रिलीज करता है और पूछता है कि क्या उसने उन्हें भागने की परमिशन दी थी। उसी पल वो फियर से भर जाते हैं। आइस स्पिरिट शो कर सकती है, उसके सामने वो पूरी तरह डिफेंसलेस होते हैं। ये बैकग्राउंड कैरेक्टर को उसकी पूरी लाइफ का सबसे रैशनल डिसीजन लेने पर मजबूर कर देता है। पूरी तरह ह्यूमिलिएटेड होकर वो प्रोटैगनिस्ट के सामने झुकता है और जो कुछ भी उसने किया उसके लिए अपॉलॉजी मांगता है, अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करता है। लेकिन हमारा बॉय बोलता है कि उसे किसी और से माफी मांगनी चाहिए। बैकग्राउंड कैरेक्टर तुरंत मुड़ता है और प्रोटैगनिस्ट की कजिन के सामने झुककर फॉरगिवनेस मांगता है उस ह्यूज मेस के लिए जो उसने क्रिएट किया था। अगली गर्ल अब भी समझ नहीं पाती कि असल में हो क्या रहा है। वो अपने कजिन को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन बदले में उसे एक स्लैप पड़ जाता है। वो उससे भी माफी मांगने को कहता है। इस फैमिली इशू को देखकर कजिन बस उन्हें वहां से चले जाने को कहती है। उनका काफी टाइम वेस्ट हो चुका होता है। फाइट खत्म होते ही हमारा प्रोटैगनिस्ट आइस
स्पिरिट के पास जाता है और उसे हल्का सा पैट करता है, जबकि वो दोनों इडियट्स को पैनिक में भागते हुए देखता है। उसकी कजिन जो उसने अभी देखा उससे जेन्युइनली एक्साइटेड हो जाती है और जानना चाहती है कि उसने इतना कूल कैसे कर दिखाया। आइस स्पिरिट की पावर वाकई इंप्रेसिव होती है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से वो बोलता है कि बाद में बात करेंगे, उन्हें एग्जाम देना है। फाइनली वो इंपीरियल बीस्ट एसोसिएशन पहुंचते हैं। वहां जो वो देखते हैं उसे देखकर कई स्टूडेंट्स अमेज्ड रह जाते हैं। वहां एक बड़ा स्मारक होता है जिसे ओरिजिन स्टोन कहा जाता है। ये बुक्स में दिखाए गए से कहीं ज्यादा बड़ा होता है और कुछ स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि इसमें ऐसा स्पेशल क्या है। ये साल का लास्ट एग्जाम होता है। कुछ लोग हमेशा के लिए अपनी क्वालिफिकेशन खो देंगे और कुछ एकेडमी में एंटर करेंगे और उनकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाएगी। जब सारे स्टूडेंट्स गैदर हो जाते हैं तभी रूम के बैक से एक डोर खुलता है। एक बेहद अगली बियर्ड वाला मैन सबको ग्रीट करता है। वो बोलता है कि सबको स्मॉल ब्रॉन्ज कॉइन्स मिले हैं जिन पर लो, मीडियम, हाई और सुपीरियर लिखा है। ये कॉइन्स ओरिजिन स्टोन की डायमेंशन में एंटर करने की होते हैं। उन्हें डिसाइड करना होता है कि वो किस डिफिकल्टी का चैलेंज फेस करेंगे। डिफिकल्टी जितनी ज्यादा होगी रिवॉर्ड्स उतने बेटर होंगे। इसके बाद वो उन्हें स्टोन में बने स्क्रीन को ध्यान से देखने को कहता है। हाईएस्ट डिफिकल्टी पर बीस्ट ग्रोथ रेट 30% होता है और सेकंड क्रीचर मिलने का चांस भी होता है और भी कई बेनिफिट्स होते हैं। ये सुनकर कई स्टूडेंट्स रिवॉर्ड्स को लेकर एक्साइटेड हो जाते हैं और कुछ हाईएस्ट डिफिकल्टी चूज करने के बारे में सोचते हैं। प्रोटैगनिस्ट की कजिन पूछती है कि वो कौन सी डिफिकल्टी पिक करेगा, लेकिन ओल्ड बियर्डेड मैन सबको एडवाइस देता है कि उनका चॉइस उनकी फ्यूचर डेवलपमेंट डिसाइड करेगा, इसलिए उन्हें अपनी करंट लेवल के हिसाब से डिफिकल्टी सिलेक्ट करनी चाहिए। कजिन अपने कॉइन को बहुत ध्यान से देखती है, जैसे वो श्योर नहीं हो कि क्या चूज करे। मोस्ट स्टूडेंट्स लोवेस्ट डिफिकल्टी चूज करते हैं, सिर्फ एक हार्ट चूज करता है और नेचुरली हमारा प्रोटैगनिस्ट सुपीरियर चूज करता है। ये देखते ही बैकग्राउंड कैरेक्टर मॉकिंग शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि जिसने भी सुपीरियर पिक किया है वो डिल्यूजनल होगा और जाहिर है वो हमारा बॉय ही होता है। वो बोलते हैं कि जो भी सुपीरियर डिफिकल्टी चूज करेगा वो कभी एग्जाम दोबारा नहीं दे पाएगा। कजिन ये सब नोटिस कर लेती है। शॉक्ड होकर वो उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या उसने सच में सुपीरियर डिफिकल्टी चूज की है। अगर वो फेल हुआ तो उसे इस साल दोबारा चांस नहीं मिलेगा। बैकग्राउंड कैरेक्टर उसका और ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हमारा बॉय कामली बोलता है कि उसे पता है वो क्या कर रहा है। ये पुअर एनपीसीज लिमिटेड स्क्रीन टाइम के साथ सिर्फ उसे नीचा दिखाने आए थे। यहाँ तक कि टीचर भी उसके पास आता है और पूछता है कि क्या उसने इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनी थी। स्टूडेंट्स को केयरफुली चूज करना होता है। तभी प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि उसने काफी डीप सोचकर अपना डिसीजन लिया है। डिसबिलीफ से भरा हुआ अगली बियर्डेड टीचर पूछता है कि क्या वो सच में मानता है कि वो सुपीरियर डिफिकल्टी पास कर सकता है। पूरे कन्विक्शन के साथ हमारा बॉय यस कहता है। टीचर आखिरकार उस किड की एरोगेंस को पसंद कर लेता है। उसने पहले ही वार्निंग दे दी थी, लेकिन वह चिल्ड्रन को फायर के साथ खेलते हुए रोक नहीं सकता। अब जब सबने अपनी चॉइस कर ली है वो फाइनली मेन अनाउंसमेंट देता है। टेस्ट शुरू होता है और सभी को अपनी पोजीशंस लेने होती हैं। स्टूडेंट्स हॉल में बैठ जाते हैं और स्टोन से मिस्टीरियस एनर्जी फ्लो होने लगती है, जिससे पोर्टल बड़ा होने लगता है। वही मिस्टीरियस एनर्जी सभी स्टूडेंट्स को सराउंड करती है और उन्हें दूसरी डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट कर देती है। इस दौरान टीचर हमारे प्रोटैगनिस्ट का नाम मेमोराइज करने की कोशिश कर रहा होता है। उस दूसरी रेल्म में हमारा बॉय किसी अरीना में अपीयर होता है। वह धीरे धीरे उठता है और रियलाइज करता है कि वह सच में ओरिजिन स्टोन की वर्चुअल डायमेंशन में है। स्टूडेंट्स को बताया गया है कि इस डायमेंशन में इंजरीज उनके असली शरीर को अफेक्ट नहीं करेंगी। ये बात उसे कॉन्फिडेंस देती है। उसे अब किसी चीज की चिंता नहीं होती। तभी सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि उसके पास अनअक्लेम्ड अचीवमेंट है, उसकी पहली विक्ट्री। उसे सरप्राइज होता है कि वह सिस्टम यहाँ भी यूज कर सकता है। उसकी रिवॉर्ड है 100 अचीवमेंट पॉइंट्स और स्पिरिचुअल क्रिस्टल। वह तुरंत उन्हें क्लेम करता है। इससे उसकी स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट बूस्ट होती है और स्नोबॉल की ग्रोथ रेट 44% तक जंप कर जाती है। और क्योंकि वह स्नोबॉल बुलाते बुलाते टायर्ड हो चुका है, अब से वह उसका नाम पॉप्सिकल रखता है। इस पावर अप के साथ हमारे प्रोटैगनिस्ट की चांसेस ऑफ विक्ट्री इन डिसेंट लेवल्स तक स्काईरॉकेट हो जाती है। वह अरीना में अगले होने वाले इवेंट्स का वेट करता है। फिर एक डोर खुलता है। एक बड़ी और थ्रेटनिंग क्रीचर उनके सामने आती है, एक फायर लिजर्ड, अभी रैंक 1 की। हमारा बॉय कुछ हार्डर एक्सपेक्ट कर रहा था और उसने लिजर्ड की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन वह एक ह्यूज ब्लास्ट ऑफ फायर से कैच ऑफ गार्ड हो जाता है। वह तुरंत पॉप्सिकल को फ्रीज करने का ऑर्डर देता है। आइस क्रिस्टल्स प्रोड्यूस होती हैं और इनकमिंग फ्लेम्स की तरफ इंस्टेंटली लॉन्च होती हैं। वाटर और फायर के क्लैश से तुरंत एक ह्यूज क्लाउड ऑफ स्मोक बनता है। जब स्मोक क्लियर होती है तो साफ दिखता है कि फायर लिजर्ड ऑलरेडी अपने आइस स्काई में चली गई है। हमारा बॉय सच में सरप्राइज होता है कि उसकी अटैक कितनी स्ट्रॉन्ग बन गई है। इस डिफिकल्टी में टोटल 5 लेवल्स हैं और उसे हर
हर चैलेंज को ओवरकम करना होता है। अगली क्रीचर जो उसका सामना करती है वो मम्मी जैसी होती है, फायर लिजर्ड की तरह। ये भी रैंक 1 की होती है। दूसरों के लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए ये सिर्फ प्ले टाइम है। बाहर टीचर सब कुछ ध्यान से देख रहा होता है। हमारा बॉय मम्मी को इतनी जल्दी डिफीट कर देता है कि हमें ये देखने का मौका भी नहीं मिलता कि वो केपेबल क्या था। किड की पोटेंशियल को लेकर सस्पिशियस टीचर सोचता है कि शायद आइस एट्रीब्यूट्स ने उसे एडवांटेज दिया है। अब तक असली चैलेंज अभी आना बाकी है। इस बार जो गेट हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए खुलता है वो प्रिजन बार्स जैसा दिखता है। एक वुडन क्रीचर आता है, उसकी आईज बड़ी और अनसेटलिंग है। ये प्लांट टाइप बीस्ट पहले ही रैंक 2 की है। टीचर सोचता है कि हालांकि हमारे प्रोटैगनिस्ट की क्रीचर भी रैंक 2 की है, लेकिन शायद उसकी स्टेज पहले स्टेज 1 से थी, अनलाइक एनिमी क्रीचर जो ऑलरेडी स्टेज 2 है। इसलिए वो अस्यूम करता है कि हमारा बॉय हार जाएगा। मॉन्स्टर तुरंत रश करता है फाइट खत्म करने के लिए, लेकिन उसे पॉप्सिकल की आईज ग्लोइंग विद थ्रेटनिंग लाइट नजर नहीं आती। हमारे बॉय को रियलाइज होता है कि एट्रीब्यूट डिसएडवांटेज की वजह से सिर्फ आइस पर्याप्त नहीं होगा। वुडन क्रीचर अपनी ब्रांचेस से विशियसली अटैक करता है और पॉप्सिकल का पूरा बॉडी ग्रैब कर लेता है। अब जब वह रिस्ट्रेन्ड है, मॉन्स्टर मूव करता है बैटल खत्म करने के लिए। बाहर से देखने पर टीचर कॉन्फिडेंट महसूस करता है कि उसका प्रिडिक्शन सही था। ये किट का एंड है, लेकिन सेकंड्स के अंदर उसे रियलाइज होता है कि वो कंप्लीटली रॉन्ग था। हालांकि क्रीचर प्लांट टाइप है, उसका बॉडी फ्रीज होने लगता है। ये एक्सट्रीम कोल्ड का डोमेन है पॉप्सिकल की एबिलिटी। हमारे बॉय की टीम सिर्फ एक स्किल पर रिलाई नहीं करती। अब काउंटर अटैक का टाइम है। कई आइस स्पीयर्स मॉन्स्टर की तरफ लॉन्च होती हैं, जिससे वो अपने हेड को आर्म से शील्ड करने को मजबूर होता है और उसके चारों तरफ मैसिव आइस सराउंड होता है। जब मॉन्स्टर सोचता है कि आगे क्या करे और आइस उसके पीछे फॉर्म होती है और ब्रूटल स्ट्राइक में उसके बॉडी को पियर्स करती है। एनिमी डिफीट हो जाता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट एक और लेवल क्लियर करता है। सिर्फ 2 एआर एनिमीज बचते हैं इससे पहले कि वह चैलेंज को कंप्लीटली अनाइलेट करे। बाहर कुछ स्टूडेंट्स उठने लगते हैं। एक लाउडली कंप्लेन करता है कि उसने अपना एनिमी ऑलमोस्ट हरा दिया था, लेकिन फॉल शॉर्ट हुआ। दूसरा लमेंट करता है कि वो डिफीट हो गया। लोएस्ट डिफिकल्टी का 5th लेवल ऑलरेडी टफ है, क्योंकि इसे स्टेज 6 की रैंक 1 क्रीचर को हराना होता है। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स चैलेंज क्लियर कर रहे होते हैं, जिससे कुछ बैकग्राउंड कैरेक्टर्स जेलस होते हैं। फिर वो एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस करते हैं। एक स्टेज अब क्रूअल क्लॉ बीस्ट दिखा रहा है। स्टूडेंट्स जल्दी ओरिजिन स्टोन के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मॉन्स्टर रैंक 2 का है। जल्दी ही उन्हें रियलाइज होता है कि ये चैलेंज हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए है, जो सुपीरियर डिफिकल्टी में है और वह फाइनल बैटल तक पहुंच चुका है। फाइनली हमारा बॉय लास्ट लेवल तक पहुंचता है। बाहर बैकग्राउंड कैरेक्टर समझने की कोशिश करते हैं कि वह इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। एक याद करता है सभी टॉप स्टूडेंट्स को, और फिर भी उसे कोई आइडिया नहीं कि हमारे प्रोटैगनिस्ट कौन है। फिर कूसिन की आईज फाइनली ओपन होती हैं। उसने अपनी चैलेंज क्लियर कर ली है और अब वो बीस्ट हैमर अप्रेंटिस बनने वाली है। वह तुरंत जानना चाहती है कि हमारे बॉय के साथ क्या हुआ, ये समझते हुए कि बाकी सभी स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर कुछ इंटरेस्टिंग देखने आए हैं। जब पता चलता है कि हमारा बॉय ऑलरेडी फाइनल स्टेज ऑफ सुपीरियर डिफिकल्टी में पहुंच चुका है, उसकी कूसिन कन्विंस हो जाती है कि वह इनक्रेडिबल है, लेकिन कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि उसके लिए कौन सी क्रिएचर अपीयर हुई। एक सेबर टूथ लायन ऑलरेडी रैंक्ड 2 स्टेज 5। किसी भी कैंडिडेट के लिए इसे डिफीट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अरीना में हालांकि हमारा बॉय फाइनली महसूस करता है कि उसके पास एक असली अपोनेंट है। कई आइस स्पाइक्स लायन की तरफ फायर होते हैं, लेकिन क्रीचर एफर्टलेसली डॉज कर लेता है। उस स्पीड से हमारे प्रोटैगनिस्ट अलर्ट हो जाता है, खासकर जब लायन की क्लॉज उसके ऊपर आती हैं। स्ट्राइक इतनी प्रिसाइज होती है कि ऑलमोस्ट पॉप्सिकल की नेक कट हो जाती। प्रोफेसर जानना चाहता है कि क्या हमारे बॉय के पास कोई नया ट्रिक है, क्योंकि इस पॉइंट पर वो सच में इनक्रेजुलस होता है किड की पोटेंशियल को लेकर। मैसिव लायन धीरे धीरे अप्रोच करता है। हालांकि पॉप्सिकल एक स्टेज ऊपर है, रॉ स्ट्रेंथ का डिफरेंस ब्रूटल है। दुर्भाग्य से पॉप्सिकल अब फुल पावर में नहीं है। इतने कॉन्सिक्यूटिव बैटल्स के बाद अगर इस बार केयरलेस हुआ तो वो हार सकता है। लायन कंप्लीटली डिटर्मिन्ड है। जब 2 क्रीचर्स क्लैश करते हैं, हमारा बॉय रियलाइज करता है कि उसे परफेक्ट ओपनिंग चाहिए। पॉप्सिकल को रेडी रहने के लिए बोलता है और फाइनली उसे मिलता है और अटैक ऑर्डर देता है। कई आइस पियर्स लायन के बॉडी को हिट करती हैं, लेकिन पॉप्सिकल एग्जॉस्टेड है। बाहर सभी सोचते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि ये
ड्रॉ जैसा लगता है। तभी उन्हें नोटिस होता है कि इवन वुंडेड लायन फिर से खड़ा हो रहा है। प्रोफेसर सोचने लगता है कि बैटल शायद ड्रॉ में खत्म हो सकती है। फिर भी वो अमेज्ड होता है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट ने इतना आगे तक पहुंचा। अब वो याद करता है बॉय के अपने वर्ड्स कि उसने ये डिफिकल्टी काफी डीप सोचकर चूज किया था। रीइन्विग्रेटेड होकर लायन एक और रोर निकालता है। पॉप्सिकल केयरफुल स्टैंड करती है, अपने छोटे आइसी क्लोथ्स को डस्ट ऑफ करती है, लेकिन अब वो फ्यूरियस लगती है और एनिमी पर पावर रिलीज करती है। सब कुछ इतनी तेजी से फ्रीज होना शुरू हो जाता है कि लायन की पॉज फंस जाती है, लेकिन फ्रॉस्ट अभी भी उसके बाकी बॉडी को फ्रीज करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारे बॉय को याद आता है कि ये टाइप का लायन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन से आता है, इसलिए इसे आइस और कोल्ड के हाई रेजिस्टेंस है। ये उसकी स्ट्रैटेजीज पर हेवी लिमिटेशंस डालता है। उसी समय सिस्टम अपीयर होता है और नया अचीवमेंट रिवील करता है। पॉप्सिकल ने स्किल 10 बार यूज किया है, इसलिए हमारे बॉय को एक 100 पॉइंट्स मिलते हैं और एक नया फीचर अनलॉक होता है। ऑप्शंस में कंट्रोल स्किल, डिफेंसिव स्किल और एरिया ऑफ इफेक्ट अटैक शामिल हैं। अब वो कन्फ्लिक्टेड है क्योंकि उसे पता है क्रीचर्स सिर्फ 2 बेसिक अटैक्स ही कर सकते हैं। जितने ज्यादा अटैक्स होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक पॉसिबिलिटीज होंगी। उसके करंट स्किल्स हैवी डैमेज डील करते हैं, लेकिन कोई भी क्राउड कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए वो आइस चेन्स चूज करता है एनिमीज को रिस्ट्रेन करने के लिए। उसने सिर्फ 50 पॉइंट्स स्पेंड किए और बाकी पॉइंट्स को लेकर हेजिटेट करता है। ये सब होते हुए लायन फिर से चार्ज करता है, लेकिन पॉप्सिकल अब स्टेज 7 में है, पहले से स्ट्रॉन्गर। बाहर के स्पेक्टेटर्स सडन बर्स्ट ऑफ लाइट देखकर स्टन्ड रह जाते हैं। वे विश्वास नहीं कर पाते कि उसने फिर से लेवल अप किया। ये इम्पॉसिबल लग रहा होता है। किसी ने भी उसे मटेरियल्स यूज करते हुए नहीं देखा। सब सोचने लगते हैं कि इस लड़के में कुछ सीरियसली ऑफ है। अब जब लड़ाई के बीच में स्ट्रेंथेंड हो चुका है, वह पॉप्सिकल को आइस चेन्स यूज करने का ऑर्डर देता है। कुछ ही सेकंड्स में माइटी लायन पूरी तरह रिस्ट्रेन्ड हो जाता है। क्रीचर अपनी पूरी ताकत से स्ट्रगल करता है ब्रेक फ्री करने की कोशिश में। ये नहीं समझ पाते कि उसके ऊपर क्या डेंजर आने वाला है। इस बार पॉप्सिकल अपनी बेसिक अटैक ब्रूटल तरीके से लगाती है क्योंकि उसका टारगेट खुद को डिफेंड नहीं कर सकता। इस दौरान बैकग्राउंड कैरेक्टर्स पूरी तरह टेरर में भर जाते हैं क्योंकि इस तरह की पावर बिल्कुल अनएक्सप्लेनेबल है। यहाँ तक कि प्रोफेसर भी जानना चाहता है कि ये क्रीचर 3 एबिलिटीज कैसे यूज कर पा रही है। फाइट को स्ट्राइक से खत्म नहीं होना चाहिए था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली लायन की हाइड बेहद थिक निकलती है। इंजर्ड होने के बावजूद बीस्ट अभी भी अलाइव है, तो पॉप्सिकल फिर वही अटैक यूज करती है। तभी लायन आखिरकार अपनी लाइफ गिव अप करने का डिसाइड करता है। चेन्स से ब्रेक फ्री नहीं कर पाता। टेस्ट खत्म होने के बाद हमारे बॉय की कजिन वाइल्डली सेलिब्रेट करने लगती है। अलाबामा ट्रेडिशन को प्रैक्टिस में डालने का प्लान ऑलरेडी बना रही है। वही बैकग्राउंड में कैरेक्टर्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकालने की कोशिश करते हैं, क्लेम करते हैं कि हमारे बॉय ने एग्जामिनर को प्राइब किया होगा। प्रोफेसर अपना शौक हाइड नहीं कर पाता। उसने बहुत टैलेंटेड लोगों को देखा है, लेकिन पहली बार उसने एक अननोन स्टूडेंट को इतना पोटेंशियल वाला देखा है। कंसेक्यूटिव बैटल्स की वजह से हमारा बॉय दोनों फिजिकल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर चुका है। अभी भी अप्रेंटिस लेवल पर है, फिर भी वो अपने सिचुएशन में किसी भी न्यू कमर से काफी स्ट्रॉन्गर है और डिफिकल्टी चूज करने की वजह से उसे एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बेनिफिट्स मिलते हैं। सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि अब वह सेकंड क्रीचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकता है। इतने पॉसिबिलिटीज होने के बावजूद वह डिसाइड करता है कि उस डिसीजन को बाद के लिए छोड़ देगा। सभी रिवॉर्ड्स रिसीव करने के बाद वह डिसाइड करता है कि अब रियल वर्ल्ड में लौटने का टाइम है। लेकिन जब वह अपनी आईज खोलता है तो उसे सरप्राइज होता है। उसके चारों तरफ उसके सभी क्लासमेट्स खड़े हैं। वे हैरान है कि उसने ऐसा इनक्रेडिबल कैसे पुल ऑफ किया और वे कन्विंस्ड हैं कि पॉप्सिकल कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी बीस्ट है। सबके बीच में उसकी कजिन खुद को स्क्वीज करके उसे हक करती है, क्लियरली थ्रिल्ड है कि उसने पास किया। उसके पास वॉकिंग करते हुए प्रोफेसर उसकी अकॉम्प्लिशमेंट्स की प्रेज करता है, कहता है कि वह जेन्युइनली इम्प्रेस्ड है और पहले की कमेंट्स के लिए अपोलोजाइज करता है। ये एटीट्यूड बैकग्राउंड कैरेक्टर्स को शॉक करता है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सुना था। हमारा बॉय कहता है कि उसने इसे पर्सनली नहीं लिया। एग्जामिनर तुरंत उसे नाम से बुलाता है और पूछता है कि क्या वह बीस्ट हैमर एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहेगा। हाई रैंकिंग पोजीशन और ग्रेट सैलरी ऑफर करते हुए प्रॉमिस करता है कि ये उसकी स्टडीज इंटरफियर नहीं करेगी। उसकी कजिन उसे तुरंत एक्सेप्ट करने के लिए अर्जेस करती है क्योंकि सिर्फ बेस्ट को ही इतनी अच्छी ऑफर मिलती है। ये इतना रेयर अपॉर्चुनिटी है कि टॉप स्टूडेंट्स को भी गारंटी नहीं होती। अगर वह एक्सेप्ट करता है तो फाइनेंशियली अमेजिंग होगा, लेकिन कैच है, लाइफ में फ्री कुछ नहीं होता। इतना सब मिलने के बाद उसे समहाउ पे करना पड़ेगा। एसोसिएशन की कई स्ट्रिक्ट रूल्स भी हैं। वह अपनी फ्रीडम खोना नहीं चाहता, तो वह एग्जामिनर को ऑफर के लिए थैंक्स करता है और कहता है कि ग्रेजुएशन के बाद कंसिडर करेगा। एक बहुत ब्रेव बैकग्राउंड कैरेक्टर सब देखने के बाद पूछता है कि क्या वह स्पॉट ले सकता है, लेकिन एग्जामिनर उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है। ऑलरेडी इमेजिन कर रहा है कि
हमारा प्रोटैगनिस्ट फ्यूचर में कितना ग्रो करेगा। एग्जामिनर अश्योरेंस देता है कि वह कभी भी माइंड चेंज करने के लिए प्रेशर नहीं डालेगा और अगर वह रिकंसिडर करेगा तो ओपन आर्म्स से वेलकम किया जाएगा, एसोसिएशन के एम्बलम की तरफ पॉइंट करते हुए। उस इंटेंस टेस्ट के बाद हमारा बॉय फाइनली बाहर स्टेप्स करता है, लेकिन वह और उसकी कजिन किसी ने रोका, कॉल करते हुए कि गर्ल वेट करे। वे उसकी फ्रेंड्स हैं, ब्लॉसम और बटरकप। बिना हेजिटेशन के बटरकप अपने फ्रेंड से हमारे प्रोटैगनिस्ट का कॉन्टैक्ट नंबर लेने के लिए कहती है। ब्लॉसम भी वही कर रही है, ईगर है टैलेंटेड व्यक्ति के साथ कॉन्टैक्ट में रहने के लिए। चूंकि वे सब क्लासमेट्स होंगे, गर्ल्स एक्साइटेड हैं कॉन्टैक्ट में रहने के लिए। लेकिन ये सडन और कन्वीनियंट अटेंशन ब्लॉन्ड को बहुत जेलस बना देता है और हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि अभी कुछ चीजें बाकी हैं, इसलिए वह निकल रहा है। गर्ल्स हालांकि सोशल मीडिया पर फ्रेंड ऐड करने के लिए डेस्परेट है। जब वह एस्केप कर रहा होता है, उसे अपने फोन पर मैसेज आता है कि तुरंत ऑफिस में आए। ये उसकी टीचर का मैसेज है, वह उसे ढूंढ रही है। और माय गॉड कितनी अमेजिंग टीचर है। उसने ऑलरेडी रूमर्स सुने हैं कि हमारे प्रोटैगनिस्ट ने सुपीरियर डिफिकल्टी टेस्ट कंप्लीट किया है। बॉय उसे देखकर अभी भी कंप्लीटली कंफ्यूज्ड है, लेकिन अंत में उसे एम्बुश कर लिया जाता है उसकी टीचर द्वारा, जो स्टैंड आउट स्टूडेंट्स को पसंद करती है। इसलिए वह उसे इतने एंथुजियाज्म के साथ हक करती है। उसकी मेमोरीज ऑफ हर थोड़ी डिफरेंट है। जब वह टेस्ट्स में पूरली करता था, उसे उस फोर्स ऑफ नेचर से भागना पड़ता था। इस बार हालांकि उसने उसे बुलाया क्योंकि उसके पास कुछ देने के लिए था। हमारा बॉय नोटिस करता है कि बुक जो उसने दी उसमें बेसिक स्पिरिचुअल टेक्निक्स है। वह मानती है कि ये कल्टीवेशन मेथड्स यूजफुल होंगी क्योंकि ये अप्रेंटिसेस के लिए एसेंशियल हैं और तुरंत स्टार्ट स्टडिंग करनी चाहिए। बीस्ट्स की प्रेजेंस के अलावा स्पिरिचुअल एनर्जी कंट्रोल कॉम्बैट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। स्ट्रॉन्ग स्पिरिट वाले टैमर्स डेंजरस क्रीचर्स को अपने बीस्ट्स पर रिलाई किए बिना भी डिफीट कर सकते हैं और वो अपने क्रीचर्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिससे वे ट्रूली अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। हमारा बॉय इस गिफ्ट से एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो जाता है और प्रॉमिस करता है कि वह इमीडिएटली स्टार्ट स्टडीइंग करेगा। टीचर कहती है कि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वह उसके पास हेल्प के लिए आ सकता है। नवी अपने बेड पर बैठकर बुक में फर्स्ट टेक्निक्स स्टडी करता है और डिसाइड करता है कि बेसिक्स अब सीखना शुरू करें ताकि एकेडमी ज्वाइन करने के बाद वह एंटायरली एडवांस्ड नॉलेज पर फोकस कर सके। 10 मिनट में ही वह ऑलरेडी कल्टिवेटिंग है। उसकी आईज ग्लो करती हैं और बॉडी में एनर्जी पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। अपने हैंड्स को देखकर वो रियलाइज करता है कि उसने बेसिक्स मास्टर कर लिया है, जो एक मीडियोकर पर्सन को मंथ्स लगते। और क्योंकि उसने स्पिरिचुअल टेक्निक मास्टर की है, सिस्टम उसे और पॉइंट्स रिवॉर्ड करता है। वह अपनी प्रोग्रेस से थ्रिल्ड है। अब उसके पास 350 पॉइंट्स हैं और वह डिसाइड करता है अपनी एबिलिटीज अपग्रेड करने का ताकि और स्ट्रॉन्गर बन सके। मेडिटेटिव स्टेट में एंटर होकर वह अपने गार्डियन स्पिरिट पर फोकस करता है, जो लेवल 3 पर है। वह फील करता है कि शील्ड बड़ा और स्टर्डियर हो रहा है, केपेबल है 4 लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस समय उसके पास अभी भी 770 स्पिरिचुअल पॉइंट्स हैं और शील्ड फॉर्म करने में सिर्फ 10 कंज्यूम होते हैं। उसने अभी तक स्पिरिचुअल स्टोन यूज नहीं किया जो टेस्ट के दौरान अर्न किया था। उसका कॉन्टेंट्स अब्सॉर्ब करने के बाद वह अपनी स्पिरिट और स्ट्रेंथन करता है, इंक्रीजिंग पावर लिमिट। इतने मैसिव रिजर्व्स के साथ अब सिर्फ शील्ड सीखने का समय नहीं है। नेक्स्ट टेक्निक जो वह सीखना चाहता है वो है एबिलिटी टू शूट एरोज अपने हैंड्स से। वह अपनी पंचेस को भी स्पिरिचुअल पावर से स्ट्रेंथन कर सकता है। इस नॉलेज को पाने के लिए मोटिवेटेड होकर वह फिर से मेडिटेशन में एंटर करता है। फुल कंसंट्रेशन के साथ वह स्पिरिचुअल एरो फॉर्म करने में सक्सीड करता है। इम्पैक्ट वॉल पर छोटा मार्क छोड़ता है और 10 स्पिरिचुअल पॉइंट्स कंज्यूम करता है। पावर अभी अमेजिंग नहीं है, लेकिन रियल प्रोजेक्टाइल की तरह प्रिसाइज है। डेवी अपनी पंचेस स्ट्रेंथन करने वाला है। वह अपने रूम में स्ट्राइक थ्रो करने की तैयारी करता है। हवा में पंचिंग करने से 30 स्पिरिचुअल पॉइंट्स कंज्यूम होते हैं। अटैक कंप्लीटली वॉल की सरफेस डिस्ट्रॉय कर देती है और रिजल्ट उसे एक्सट्रीमली इंप्रेसिव लगता है। 3 स्पिरिचुअल टेक्निक्स सीखने की वजह से सिस्टम उसे पोशन रिवॉर्ड करता है जो पूरी स्पिरिचुअल पावर फुली रिस्टोर कर सकती है। हमारा बॉय ये देखकर रियली लाइक करता है, कन्विंस्ड है कि जब जरूरत होगी ये डिसअपॉइंट नहीं करेगी। उसने अभी सीखी टेक्निक्स को भी अपग्रेड किया। लेवल 2 स्पेंडिंग 100 अचीवमेंट पॉइंट्स। वो डिसाइड करता है कि बाकी पॉइंट्स इमरजेंसीज के लिए सेव करेगा और उसे ये भी रियलाइज होता है कि उसे पैसे सेव करना शुरू करना चाहिए ताकि अगली बीस्ट खरीद सके। नेक्स्ट डे सुबह वो मिशन सेंटर जाता है। इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल पर जाकर कुछ पिक करता है। यह पहली बार है जब वह इस तरह का काम कर रहा है पैसे कमाने के लिए, लेकिन अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ उसे मिशंस कंप्लीट करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अवेलेबल ओपी ऑप्शंस को देखकर वह सोचने लगता है। वह चूज
चूज करता है सबसे हाई रिवॉर्ड वाला, जो डेंजरस कैनियन में रहने वाले डेथ बीटल्स को डिफीट करने का है। लेकिन क्योंकि वह अभी बिगिनर है, उसे 3 और लोगों के साथ एक टीम में रखा जाता है, जो उसे डिसअपॉइंट करता है। उसे कैनियन तक 2 PM से पहले पहुंचना है। जब वह आता है, बाकी टीम मेंबर्स ऑलरेडी वेटिंग है। वह उन्हें पोलाइटली ग्रीट करता है, लेकिन ईमो बॉय को यह पसंद नहीं आता कि वह लेट है और नोटिस करता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुआ है। ये बात मसल माउंटेन को सस्पिशियस बनाती है। रुकी को लेकर आना डेंजरस हो सकता है। टीम की ओनली वुमन कहती है कि न्यू कमर को डराना नहीं चाहिए। वह देखकर कि वह कितना हैंडसम है, कम से कम उसकी आईज में, वह उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। सच है कि वह अभी ग्रेजुएट नहीं हुआ और वह श्योर करता है कि किसी के रास्ते में नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग गाय रियलाइज करता है कि उसका फ्रेंड फिर से प्रिटी फेस के लिए फॉल कर रहा है, लेकिन उन्हें इस मिशन को सीरियसली लेना है। फिर भी गर्ल हर वार्निंग इग्नोर कर देती है। स्क्वाड का स्ट्रॉन्गेस्ट गाय कैप्टन है और वह कहता है कि जैसे ही वे हंटिंग एरिया पहुंचेंगे, सभी को उसके ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। वह साफ कहता है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से हमारे प्रोटैगनिस्ट को रिवॉर्ड का स्मॉलर शेयर मिलेगा। लेकिन हमारा बॉय जानता है कि इनमें से किसी के पास एकेडमी में जाने का पोटेंशियल नहीं है। फिर भी ये लोग इस जगह हंट करने आए हैं, तो वह सजेस्ट करता है कि रिवॉर्ड इंडिविजुअल एफर्ट के हिसाब से डिवाइड करें। जो सबसे ज्यादा काम करेगा उसे सबसे ज्यादा मिलेगा। उस बात पर अग्रीमेंट होने के बाद वे कैनियन में जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद टीम को एक ह्यूज पिट मिलता है। वह डार्क ईरी जगह है जहां वे मिशन कंप्लीट करेंगे। कई इविल बीटल्स लाइट की तरफ क्रॉल करते हैं, ह्यूमन फ्लैश टेस्ट करने के लिए ईगर। मैसिव स्वॉर्म आता है और कैप्टन को पता है क्या करना है। वह अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट समन करता है, अरिनो रैंक 2 पर। ईमो बॉय पीछे नहीं रहना चाहता और समन करता है अपनी प्रेइंग मैंटिस रैंक 2। प्रिटी गर्ल समन करती है अपनी वॉस्प, लेकिन वो इंप्रेसिव नहीं है। अब हमारा प्रोटैगनिस्ट देखना चाहता है कि ये टीम वास्तव में क्या कर सकती है। इविल बीटल्स रश करते हैं, ह्यूमन मीट के लिए हंग्री। कैप्टन अपने राइनो को चार्ज करने और उन्हें वाइप आउट करने का ऑर्डर देता है। क्रीचर स्वॉर्म के थ्रू प्लाउ करता है, स्मॉल मॉन्स्टर्स में डेथ स्प्रेड करता है। ईमो बॉय भी कॉन्फिडेंट है, उसकी प्रेइंग मैंटिस ऑलमोस्ट कुछ भी कट कर सकती है, लेकिन मैंटिस सराउंडेड हो जाती है एनिमीज से। तभी प्रिटी गर्ल स्टेप इन करती है। उसकी वॉस्प डेंजरसली इफेक्टिव निकलती है, स्टिंगर फायर करती है और एक साथ कई बीटल्स डाउन कर देती है। क्रीचर्स गिरते हैं, डिफीटेड। ईमो बॉय हमारे प्रोटैगनिस्ट को देखता है और कहता है कि वे इनक्रेडिबली स्ट्रांग हैं जब वे साथ काम करते हैं। रुकी बस वहां खड़ा देखने वाला है। कैप्टन कहता है कि अगर लड़का रिवॉर्ड लेना चाहता है तो अभी से काम शुरू करना बेटर होगा। प्रिटी गर्ल कहती है कि वह रिवॉर्ड शेयर करेगी अगर वह उसके पीछे रहे। जो क्रीचर्स ब्रूटली बीटन हुए थे कुछ मोमेंट्स पहले, अब फिर से खड़े होते हैं। हमारा बॉय नोटिस करता है कि उनके अटैक्स यूजलेस थे और बीटल्स पर कोई असर नहीं हुआ। अब क्रीचर्स नए असॉल्ट के लिए गैदर होते हैं। इस बार उनका साउंड अलग है। मैट प्रिटी गर्ल को टेरिफाइड कर देता है। बीटल्स फ्राइटनिंग मैलिस से ओवरटेकन हो गए हैं और भी बड़े क्रीचर्स अपीयर होने लगते हैं, ह्यूमंस पर सफरिंग इन्फ्लिक्ट करने के लिए रेडी। ग्राउंड पर क्रॉलिंग बीटल्स इतने हैं कि लिविंग कारपेट लग रहे हैं। ईमो बॉय नोटिस करता है कि नई टाइप की बीटल होल से इमर्ज हो रही है, उसके हॉर्न्स कंप्लीटली अलग। ये हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचने लगता है कि क्या वहां किसी किंग टाइप क्रीचर का नेस्ट हिडन है। राइनो, जो अभी तक फोर्स क्रश कर रहा था, अब बीटल्स द्वारा अलाइव खा लिया जाता है, जो उसकी फ्लैश बिना मर्सी के टीयर कर देते हैं। प्रेइंग मैंटिस और वॉस्प भी एस्केप नहीं कर सकते। हंटर्स को अपने क्रीचर्स रिकॉल करना पड़ता है या वे अलाइव डिवावर्ड हो जाएंगे। लेकिन हमारा बॉय बताता है कि साउंड यूजलेस है। बीटल्स पैरालाइजिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जिससे बीस्ट्स कुछ सुन नहीं पाते। ये प्रिटी गर्ल को डिस्पेयर में डाल देता है क्योंकि वह अपनी वॉस्प से एक्सट्रीमली अटैच्ड है। फ्यूरियस, ईमो बॉय ग्रैब करता है हमारे प्रोटैगनिस्ट के क्लोथ्स, येलिंग करता है कि उसे ये इन्फो पहले शेयर करनी चाहिए थी सार्कास्टिक कमेंट्स के साथ। हमारा बॉय उसे बताता है कि अब उसे अपनी सेफ्टी की चिंता करनी चाहिए क्योंकि डोजन्स ऑफ बीटल्स अभी भी हैं और सभी स्टार्विंग हैं। फिर इनएविटेबल होता है। कैप्टन ऑर्डर देता है कि सभी भाग जाएं, कहता है कि मिशन मीडियोकर लोग हैंडल नहीं कर सकते। नेचुरली वो खुद पहला फ्ली करता है। ये तुरंत क्रीचर का अटेंशन खींचता है। वे नोटिस करते हैं कि वह जायंट मूविंग ब्लॉक ऑफ मीट है। वो पुअर मैन फाइनली रियलाइज करता है कि उसका एंड नियर है। लेकिन वर्स्ट नहीं होता क्योंकि हमारा प्रोटैगनिस्ट पॉइंटलेस सफरिंग का एनिमी है। वह सभी को अपनी स्पिरिचुअल बैरियर से प्रोटेक्ट करता है। बैरियर इतना पावरफुल है कि बीटल्स कुछ भी ब्रेक नहीं कर सकते। कैप्टन रियलाइज करता है कि केवल इंपीरियल एकेडमी के स्टूडेंट्स टेक्निक्स इस लेवल पर सीख सकते हैं। लेकिन हमारा बॉय उसे शटअप करने और ध्यान देने को कहता है कि अब क्या होने वाला है। पूर गाय बोल भी नहीं सकता। वह कंप्लीट
कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड है। अब हमारा प्रोटैगनिस्ट समन करता है अपनी आइस स्पिरिट लिटिल पॉप्सिकल। किसी को नहीं पता कि वह क्या है, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। हमारे बॉय के लिए ये सारी बीटल्स सिर्फ रैंक 1 क्रीचर्स हैं। उनका एकमात्र एडवांटेज नंबर्स है, लेकिन ये कुछ नहीं मतलब, क्योंकि पॉप्सिकल पहले ही रैंक 3 है और क्रूअल्टी से ओवरफ्लो कर रही है। लिटिल पॉप्सिकल कर्स्ड आइस स्पाइक्स समन करना शुरू करती है, अपनी फ्रीजिंग कोल्ड हर क्रीचर में फैलाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट रिकमेंड करता है कि उसकी टीममेट्स तुरंत अपनी बीस्ट्स रिकवर करें, या बहुत देर हो सकती है, वरना वो रिवॉर्ड के सभी राइट्स लूज कर देंगे। उस पावर डिस्प्ले को विटनेस करने के बाद टीम अग्री करती है कि पूरा रिवॉर्ड सिर्फ उसे ही मिलेगा। ईमो बॉय को यह आइडिया पसंद नहीं आता, वह थ्रेटेंड फील करता है उस स्टेटमेंट से। यह भी लगता है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट लेजेंडरी एकेडमी कैंडिडेट हो सकता है, जिसने सुपीरियर डिफिकल्टी टेस्ट क्लियर किया। और उसके शौक में हमारा बॉय अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करता है और कहता है कि वही था जिसने वो डिफिकल्टी क्लियर किया। ये प्रिटी गर्ल की सस्पिशंस कंफर्म करती है। कोई भी एवरेज स्टूडेंट इतनी पावर नहीं रख सकता। अब वह डेस्परेटली अपनी बीस्ट सेव करने के लिए कह रही है। इवन ईमो बॉय एंग्शियस है, उन्हें आइस मेल्ट करनी है ताकि वे अपनी क्रीचर्स बचा सकें। टीम कैप्टन अंत में उसे पंच करता है, रियलाइजिंग किड ऑलरेडी कंप्लीटली आउट ऑफ इट। हमारा प्रोटैगनिस्ट को अब कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वे एरोगेंट थे और रुकी की पोटेंशियल इग्नोर करते हैं। स्लोली आइस डिसॉल्व होना शुरू होता है। अब बैकग्राउंड कैरेक्टर्स अपनी क्रीचर्स रिट्रीव करने वाले हैं, इससे पहले कि बीटल्स फिर से मूव करें। प्रिटी गर्ल जानना चाहती है कि हमारा प्रोटैगनिस्ट नेक्स्ट क्या करने वाला है, क्योंकि बीटल्स इतनी आसानी से वाइप आउट हो गए। लेकिन उसके पास ऑलरेडी सब प्लान है। वह अटैक करने वाला है किंग ऑफ दैट नेस्ट पर। फेज अभी भी स्वोलन है। ईमो बॉय को भरोसा नहीं होता कि हमारा प्रोटैगनिस्ट वास्तव में उस होल में जाना चाहता है। जैसे ही वह अंदर जाता है, हमारा बॉय एनपीसीज को हरी करने को कहता है। प्लेस में आते ही डार्कनेस उसे डिस्टर्ब नहीं करती, बल्कि उसकी बॉडी इनहेंस होती है और सेंस शार्पन होते हैं। अब वह देख सकता है हर बीटल अप्रोच कर रही है, लेकिन कोई भी उसकी स्पिरिचुअल बैरियर तोड़ नहीं सकता। वे फुल फोर्स से रश करते हैं, केवल उसकी अटैक से स्लाइस्ड अपार्ट होने के लिए। इस बार वह बीटल्स को पीसेस में काट रहा है। एरिया में इतनी क्रीचर्स होने के बावजूद वह रियलाइज करता है कि बैरियर लॉन्ग नहीं टिकेगी। नो मैटर कितनी एनर्जी बची है, चीजें पैड ली जा सकती हैं। तभी उसे याद आता है कि उसके पास अभी भी अचीवमेंट पॉइंट्स हैं यूज करने के लिए। उनके साथ वह अपनी क्रीचर के लिए और अटैक्स अनलॉक कर सकता है। फाइनली लिटिल पॉप्सिकल स्ट्रेंथेंड होने लगती है। इस बार वह डिफेंसिव स्किल सीखती है जो उन्हें ज्यादा मोबिलिटी देती है। वह एरिया ऑफ इफेक्ट अटैक भी अनलॉक करता है, जो सारे बीटल्स क्लियर करने में एसेंशियल होगा। शील्ड डिस्ट्रॉयड होने के बाद वह पॉप्सिकल को अटैक करने का ऑर्डर देता है। वह अपनी आइस डोमेन यूज करती है, सभी एनिमीज फ्रीज कर देती है। साथ ही हमारा प्रोटैगनिस्ट आइस बैरियर में प्रोटेक्टेड रहता है, जबकि नियर बाई क्रीचर्स ऑब्लिटरेटेड हो जाते हैं। अब पॉप्सिकल मैसिव फ्रॉस्ट वेव यूज करती है बीटल्स एलिमिनेट करने के लिए। क्रीचर्स पूरी तरह से उसे इग्नोर करते हैं और सिर्फ हमारे प्रोटैगनिस्ट पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, जो अभी भी शील्डेड है। बस एक फ्लिक ऑफ हिज फिंगर से वह उन्हें फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है। कुल 50 क्रीचर्स डिफीटेड हो चुके हैं। शील्ड को इस तरह से शैटर करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि एक्सप्लोसिव पावर वाकई इंप्रेसिव है। थैंक्स टू दिस लिटिल पॉप्सिकल अब वाइड आर्सनल ऑफ एबिलिटीज रखती है। जैसे जैसे वह बैटल्स में फाइट करती है, वह कंटिन्यू होकर स्ट्रेंथन होती रहती है। पेस थोड़ा स्लो है, लेकिन इतने सारे क्रीचर्स के बीच वे इसका एडवांटेज ले सकते हैं। वह अगले स्टेज तक पहुंचने के करीब है। इतना सोचते हुए हमारे प्रोटैगनिस्ट को केव के एंड से लाउड रोर सुनाई देता है। जो बीटल्स अटैक कर रहे थे वो अचानक फ्रीज हो जाते हैं। लगता है बीटल किंग ने बैटल ज्वाइन करने का डिसीजन लिया है और हमारा बॉय ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा है। बाहर बैकग्राउंड कैरेक्टर्स एंग्शियसली वॉच करते हैं। प्रिटी गर्ल इंसिस्ट करती है कि मिशन की ट्रू डिफिकल्टी इमीडिएटली रिपोर्ट करें, उसके लाइफ के लिए फियर में। लेकिन ईमो बॉय को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है प्रोटैगनिस्ट विलिंगली वहां गया है। उस समय कोई आता है और पोलाइटली उन्हें जगह बनाने को कहता है। वह ऑलरेडी ब्रॉन्ज लेवल टेमर है और जानना चाहता है कि क्या यही बीटल मिशन होता है। टीम कैप्टन कंफर्म करता है, लेकिन वार्न करता है कि एक्सट्रीमली केयरफुल होना चाहिए। उसकी जगह पर वह नोटिस करता है कि न्यूकमर सच में ब्रॉन्ज लेवल टेमर है। ये पूरी टीम को सरप्राइज करता है। एसोसिएशन में बीस्ट हैमर्स 3 रैंक्स में डिवाइडेड है। ब्रॉन्ज टेमर्स टॉप 30% है, सिल्वर टेमर्स 12% और गोल्ड सिर्फ 3%। एक्सेंट्रिक न्यूकमर इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को, नाम है लूडा, और एक्सप्लेन करता है कि एसोसिएशन ने उसे मिशन की सडन डिफिकल्टी चेंज के बारे में नोटिफाई किया था, इसलिए वे आए हैं सब क्लीन करने। प्रिटी गर्ल रियलाइज करती है कि उसके प्रेजेंस में वे शायद सरवाइव कर सकते हैं और वह उसके साथ जाने की रिक्वेस्ट करती है। लूडा कहता है कि अगर वह सच में उसकी बैटल परफॉर्मेंस विटनेस करना चाहती है तो वह उसे साथ जाने देगा,
लेकिन वह साफ करता है कि बाकी लोग क्वालिफाइड नहीं है। सच तो यह है कि उनमें से कोई भी उस आर्थ्रोपॉड नाइटमेयर में फिर से स्टेप नहीं करेगा। इस बीच केव के अंदर हमारा प्रोटैगनिस्ट जहां भी चलता है वहां फ्रोजन कॉर्प्सेस का ट्रेल छोड़ता है। उसे बीस्ट स्लेयर का टाइटल मिलता है और इसके लिए ज्यादा अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। वह यह भी जानता है कि उसकी क्रिएचर डेवलप होने वाली है, जो उसे एक्साइटेड करता है। यह पैसा कमाने से बहुत बेटर है। सारी इन्फो चेक करने के बाद वह नोटिस करता है कि केव अलग अलग साउंड्स कर रहा है। लगता है बड़ा क्रीचर अपीयर होने वाला है। जब वह बीटल किंग को फाइनली फाइंड करता है तो स्टार्टल्ड हो जाता है। क्रीचर उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत बड़ा है। मिशन डिटेल्स के अकॉर्डिंग बीटल आउटब्रेक 1 वीक पहले शुरू हुआ था, तो ये क्रीचर डेफिनेटली इन्वॉल्व था। अब ये मॉन्स्टर किसी भी ह्यूमन को किल करने के लिए रेडी है। रैंक 4 स्टेज 1। लेकिन हमारा बॉय अब रन नहीं कर सकता, अदरवाइज रिवॉर्ड मिस हो जाएगा। बिफोर ही रियलाइजेस एक मैसिव स्टोन गोलम अपीयर होता है। क्रीचर ब्रूटल अटैक्स अनलीश करता है। ये वही अदर टेमर है जो फाइनली हमारे प्रोटैगनिस्ट तक कैचअप हुआ। क्योंकि उसने प्रिटी गर्ल को साथ लिया, वह रिलीव्ड है प्रोटैगनिस्ट अलाइव और वेल देखकर। लेकिन वह समझ नहीं पाता कि वह वापस क्यों आई जब तक कि वह अदर टेमर का मेंशन नहीं करती। ओवरफ्लोइंग विद कॉन्फिडेंस, लुआ कहता है प्रोटैगनिस्ट को स्टेप असाइड करने को, क्योंकि सिचुएशन बच्चों के लिए टू डेंजरस है। लेजेंडरी बीटल किंग सिर्फ कुछ हजार साल में एक बार अपीयर होता है और पूरा स्वॉर्म कंट्रोल कर सकता है। लोना कहता है वह हैंडल करेगा, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसने मिशन एक्सेप्ट किया है, इसलिए मॉन्स्टर डिफीट करना उसका जॉब है। एक्सट्रीमली एरोगेंट एक्टिंग करते हुए टेमर पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट को पता है कि वह कौन है। उसी समय बीटल किंग अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन स्टोन गोलेम अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करता है। लुआ फॉर्मली अपनी क्रीचर इंट्रोड्यूस करता है, स्टोन मॉन्स्ट्रोसिटी रैंक 3 स्टेज 9। फाइट हर मोमेंट के साथ और इंटेंस हो जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट पॉप्सिकल को आइस चेन्स यूज करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद वह कामली कहता है कि वह सिर्फ अप्रेंटिस टेमर है। लुआ तुरंत रियलाइज करता है कि वह उस अकेडमी प्रोडिजी के सामने खड़ा है जिसने सुपीरियर डिफिकल्टी टेस्ट पास किया। स्टिल वह क्लेम करता है कि इसका मतलब अब ज्यादा नहीं है, क्योंकि वह रियल टेमर से फेस कर रहा है, बैटल टेस्टेड और ब्रॉन्ज डिफिकल्टी लेवल पर अप्रूव। लेकिन हमारा बॉय पूरी तरह इग्नोर करता है उसकी फ्लेक्सिंग अटेम्प्ट। ईगो कॉन्टेस्ट में फंसी प्रिटी गर्ल कहती है कि फोकस करें क्योंकि सिचुएशन डेंजरस होती जा रही है। बीटल किंग मैनेज करता है दोनों से ब्रेक फ्री होने में। लूडा अब महसूस करता है कि यह रूकी सब कुछ हार्डर बना रहा है, तो वह डिसाइड करता है कि अपनी पावर का डिफरेंस डेमोन्स्ट्रेट करेगा। अपनी क्रीचर स्पिरिचुअल टेक्निक्स से एनहांस करके गोलम रैंक 4 स्टेज 2 पर राइज करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट केयरफुली वॉच करता है। वह नहीं जानता था कि ऐसा पॉसिबल है। अब गोलम ओवरवेलमिंगली वायलेंट अटैक्स डिलीवर कर रहा है। पुअर बीटल किंग नियरली श्रेडेड अपार्ट है। लोटस कहता है कि हर कोई कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स नहीं सीख सकता, यही उनका रियल डिस्टेंस है। लेकिन वह बीटल किंग को इंक्रीजिंगली एंग्री होता देख नहीं पाता। ह्यूमंस के प्रति प्योर हेट्रेड से फ्यूल्ड मॉन्स्टर फिर से मूव करना शुरू करता है। क्रीचर कंप्लीटली रिन्यूड लगता है और अब टोटल फ्रेंजी में है। पावर बूस्ट होकर रैंक 4 स्टेज 3 हो जाता है। पोर स्टोन गोलम स्ट्रगल कर रहा है फाइट कीप करने में, जो ओनर को वरीड छोड़ देता है। अपॉर्चुनिटी सीज करके हमारा बॉय अपनी स्पिरिचुअल अटैक पॉप्सिकल के साथ यूज करता है। उस हिट से वह बीटल किंग की शेल डैमेज करता है, स्मॉल वुंड छोड़ता है। लेकिन जैसे ही क्रीचर को पेन फील होता है, वह इमीडिएटली फोकस शिफ्ट करता है। जैसे ही उसका अटेंशन प्रोटैगनिस्ट की तरफ होता है, वह आइस चेन्स यूज करता है। लेकिन क्रीचर बहुत स्ट्रांग है रिस्ट्रेन होने के लिए। हमारा बॉय वरीड होने लगता है। मॉन्स्टर उसे डायरेक्टली अटैक करने की कोशिश करता है। थैंकफुली स्टोन गोलम मैनेज करता है उसे ग्रैब करने में। दोनों टेमर्स को फिर से इक्वल ग्राउंड पर लाता है, लेकिन गोलम लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकता। इट्स थ्रोन अक्रॉस द केव, उसका मैसिव सॉलिड बॉडी वॉल में स्मैश करता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग लगता है कि फाइट कंप्लीटली नॉकआउट कर सकता है। प्रिटी गर्ल पैनिक करती है। यह बीटल उनके लिए फार टू पावरफुल है और वे सभी उस जगह नियरली डाइंग है। लूडा रिफ्यूज करता है अपनी प्राइड छोड़ने को। वह कहता है कि क्रीचर आज के लिए स्पेयर्ड है और अगली बार जीतने के लिए प्लान बनाएगा। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट रन करने रिफ्यूज करता है। वह तब तक रहता है फाइट करने के लिए जब तक बीटल किंग डिस्ट्रॉयड नहीं होता। ये सुनकर अदर टेमर डेस्परेट हो जाता है। उसकी ओन क्रीचर जो एक्सट्रीमली स्ट्रांग है कुछ अकॉम्प्लिश नहीं कर पाती। हमारा बॉय पूछता है कि क्या एबिलिटीज का डिफरेंस सिर्फ उन एडवांस्ड
टेक्निक्स की वजह से है। लूना कंफर्म करता है, लेकिन अब वह जानना चाहता है कि यह रेकलेस किड क्या प्लान करने वाला है। हमारा प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि सिस्टम को अपने एडवांटेज में यूज करेगा। वह स्ट्रेंथनिंग एबिलिटी एक्टिवेट करता है। अदर टेमर कॉट ऑफ गार्ड है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा प्रोटैगनिस्ट ऐसा टेक्निक यूज कर सकता है। पॉप्सिकल ग्रो स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होते हुए देखने के बाद वह सोचता है कि यह किसी जोक जैसा होना चाहिए। मोर शॉक्ड होकर वह पूछता है कि यह बॉय कौन है, क्योंकि यह इम्पॉसिबल होना चाहिए। 60 सेकंड के लिए पॉप्सिकल रैंक 4 स्टेज 3 होगी। अब इस बैटल को इमीडिएटली खत्म करने का समय है। आइस चेन्स मॉन्स्टर पर यूज किए जाते हैं। स्किल सर्ज इन पावर से एनहांस्ड है, लेकिन इसे लॉन्ग मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हर मौका स्ट्राइक लेने के लिए लेना होगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज करता है डैमेज डील करने के लिए। 40 सेकंड बचते हैं एनहांसमेंट खत्म होने से पहले। वायलेंट अटैक्स के फोर्स में चेन्स बीटल किंग के बॉडी को और होल्ड नहीं कर सकते। लोए उससे स्टॉप करने को कहता है कि अगर वह कंटिन्यू करता है पावर ड्रेन करना तो यंग में ही मर जाएगा। लेकिन हमारा बॉय अश्योर करता है कि वह सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल रिजर्व्स का आधा यूज कर रहा है, कुछ डेंजरस नहीं कर रहा। यह सुनकर टेमर हॉरिफाइड है। कुछ ऐसा होना कंप्लीटली इम्पॉसिबल होना चाहिए। प्रिटी गर्ल अब पूरी तरह कन्विंस्ड है कि वह ट्रू प्रोडिजी विटनेस कर रही है और पहली बार उसे बिलीव होता है कि वे शायद जीत भी सकते हैं। इतना हिट लेने के बाद भी बीटल किंग अभी भी अलाइव है और थ्रेड बनाए हुए है। लेकिन पॉप्सिकल ने इस फाइट में अब पूरी पेशेंस खो दी है। वह क्रीचर पर एक पावरफुल ब्लो भेजती है और शॉक वेव इतनी ओवरवेलमिंग है कि कोई समझ नहीं पाता कि अभी क्या हुआ या पॉप्सिकल इतनी पावरफुल क्यों है। लूना कहता है कि प्राचीन काल में मिथ्यात्मक बीस्ट्स भी बैटल्स ज्वाइन करते थे। ह्यूमंस ने 5 एलिमेंटल क्रीचर्स इकट्ठा करके दुनिया में ऑर्डर रिस्टोर किया। तब से वो 5 बीस्ट्स पूरी तरह से डिसअपियर हो गए। बस 30 सेकंड बचे हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट फाइट अब भी खत्म करना चाहता है। पॉप्सिकल पूरी तरह तैयार है फाइनल स्ट्राइक अनलीश करने के लिए। सबसे क्रूलेस्ट बीटल अपनी पूरी लाइफ में जितना हार्ड बीटन हुआ उससे भी ज्यादा। अब रन करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट और पॉप्सिकल, फ्यूरियस और रिलेंटलेस। उनके अटैक्स फाइनली क्रीचर की आर्मर्ड शेल तोड़ देते हैं, लीविंग इट सिवियरली वुंडेड। सिस्टम अनाउंस करता है कि यह पहला बॉस है जो हमारे बॉय ने कभी डिफीट किया है। प्रिटी गर्ल तुरंत सेलिब्रेट करने लगती है, कंप्लीटली अमेज, जबकि लोटस सल्क करता है क्योंकि स्पॉटलाइट उसकी तरफ से चुराई गई। पॉप्सिकल का बूस्ट आखिरकार खत्म हो जाता है जैसे ही कार्ड का इफेक्ट एक्सपायर होता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे बताता है कि उसने अमेजिंगली परफॉर्म किया और उस बैटल की वजह से वह स्टेज 5 ऑफ रैंक 3 तक पहुंच गई। लिटिल क्रीचर एग्जॉस्टेड है और इंस्टेंटली डोजिंग ऑफ शुरू कर देती है। नाओमी सोचता है कि उसके नेक्स्ट एवोल्यूशन के लिए कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए होंगे। विक्ट्री के लिए उसे 500 अचीवमेंट पॉइंट्स, एक रिवाइवल पोशन, एडवांस्ड आइस क्रिस्टल और एवोल्यूशन मटेरियल्स मिलते हैं। इतना सब एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए वह सिस्टम से एक्सट्रीमली प्लीज्ड है। फिर कोई उसे बुलाता है। यह दूसरा टेमर है जो कुछ डिस्कस करना चाहता है। वह चाहता है कि क्रीचर डिफीट करने का क्रेडिट उसे मिले, जो बिल्कुल absurd रिक्वेस्ट है और प्रिटी गर्ल को लगता है कि यह कंप्लीटली ओवर द टॉप है। फिर भी लुडा फाइनेंशियल कंपेंसेशन ऑफर करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझता है कि टैमर मिशन रिजल्ट के लिए बहुत केयर करता है, क्योंकि यह उसके एसोसिएशन प्रोग्रेस को अफेक्ट करेगा और उस पैसे से वह दूसरा क्रीचर खरीद सकता है। लेकिन वह तुरंत अग्री नहीं करना चाहता। वह सोचता है कि अगर थोड़ी देर वेट करेगा तो शायद बेटर नेगोशिएशन कर पाएगा। लेटा कहता है कि जो अमाउंट वह ऑफर कर रहा है वह हाफ साल की सेविंग्स है, मिशन रिवॉर्ड एक्सक्लूड किए बिना, जो वह पूरा अपने लिए रखने वाला है। वह यहाँ तक कि एक पर्सनल फेवर देने को भी रेडी है डील फाइनलाइज करने के लिए, जिससे हमारा बॉय बहुत खुश होता है, क्योंकि फेवर्स की कोई प्राइस नहीं होती। ट्रेड जल्दी हो जाता है और हमारे प्रोटैगनिस्ट को 10 यूनिट्स मिलते हैं। क्या है यह स्टोरी स्पेसिफाई नहीं करती। अग्रीमेंट सील करने के बाद वह नोटिस करता है कि कोई और क्रीचर लेकर आ रहा है। यह एकेडमी इवैल्यूएटर है जिसे लूडा तुरंत रिकॉग्नाइज करता है। उसके क्लोथ्स देखकर क्लियर है कि यह मैन सिल्वर लेवल टेमर है। यह प्रिटी गर्ल को और भी अमेज्ड कर देता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसे रैंक का कोई मिलेगा। इवैल्यूएटर एक्साइटेड है प्रोटैगनिस्ट को फिर से देखकर। वे पहले भी मिल चुके हैं। हमारा बॉय कैजुअली ग्रीट करता है, जिससे दूसरा टेमर स्टन्ड हो जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि वे एक्चुअली जानते हैं एक दूसरे को। इवैल्यूएटर अराइवल पर देखता है कि मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। लोए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करता है और कहता है कि कोई हर्ट नहीं हुआ। लेकिन जो चीज इवैल्यूएटर का ध्यान खींचती है वह है प्रोटैगनिस्ट की प्रेजेंस। उसकी क्रीचर अकेले इतना स्ट्रांग नहीं थी कि एनिमी को टेक डाउन कर सके, इसलिए विक्ट्री टीम वर्क की वजह से आई होगी। इवैल्यूएटर दोबारा अपोलोजाइज करता है, कहता है एसोसिएशन ने मिशन डिफिकल्टी मिसजज किया। असेसमेंट में एरर था, लेकिन
प्रोटैगनिस्ट कहता है फाइन है क्योंकि लुआ ने सभी को सेव किया, सिर्फ वही लोग जानते हैं ट्रूथ। और लुआ फील करता है फ्लैटर्ड। हमारा बॉय स्टोरी में परफेक्टली ब्लेंड हो गया जिससे लुआ पब्लिक क्रेडिट ले सकता है। प्रिटी गर्ल रियलाइज करती है कि जो मैन आया है वह एसोसिएशन में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सडन डिफिकल्टी स्पाइक की वजह से एसोसिएशन एक्स्ट्रा 10,000 रिवॉर्ड्स प्रोटैगनिस्ट को देगा, लेकिन क्रीचर का बॉडी रिसर्च के लिए रिकवर करना होगा। लूना इम्प्रेस्ड है क्योंकि हमारे बॉय ने सिंगल डे में ह्यूज अमाउंट अर्न किया। यह न्यूज सुनकर प्रोटैगनिस्ट सिर्फ रिवॉर्ड एक्सेप्ट कर सकता है। बिसाइड्स रिफ्यूजिंग सस्पिशियस लगेगा और ऑनेस्टली वो फ्री मनी कभी रिजेक्ट नहीं करेगा। इवैल्यूएटर जानता है प्रोटैगनिस्ट को सेकंड बीस्ट चाहिए और वह फंड्स के लिए डेस्परेट है, इसलिए वह उसे रिवॉर्ड के साथ गुड लक कहता है और बताता है कि अगर उसे एसोसिएशन से कभी हेल्प चाहिए तो वह रीच आउट कर सकता है। इवैल्यूएटर आसानी से क्रीचर का बॉडी कलेक्ट करता है और अनाउंस करता है कि वह लीव कर रहा है। यह देखकर प्रोटैगनिस्ट जेन्युइनली इंप्रेस्ड होता है। बाहर लूना शॉक्ड है कि प्रोटैगनिस्ट ने एक ही दिन में 20,000 अर्न किया और बॉय उसे याद दिलाता है कि उसने फेवर भी गेन किया। लूना प्रॉमिस करता है कि वह इसे नहीं भूलेगा। गुड बाय कहने के बाद लूडा लीव कर देता है। प्रिटी गर्ल कहती है कि उसने उस दिन इतनी इनक्रेडिबल पीपल मिलने की उम्मीद नहीं की थी। उसका ट्रिप डेफिनेटली वर्थ था। वह जानती है कि उसे स्ट्रांग बनने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना होगा और पूछती है कि क्या भविष्य में मिशंस के लिए टीम अप कर सकते हैं। हमारा बॉय बस कहता है कि वह ट्रेनिंग कंटिन्यू करे ताकि सम डे ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर सके। मनी मिलने के बाद प्रोटैगनिस्ट फाइनली दूसरा क्रीचर खरीद सकेगा। वह तुरंत शॉप जाता है और रिसेप्शनिस्ट से ग्रीट होता है। वह बताता है कि वह सेकंड बीस्ट खरीदना चाहता है और रिसेप्शनिस्ट उसे फॉलो करने को कहती है। कुछ स्टेयर्स उतरने के बाद वे एक एरिया में पहुंचते हैं जहां क्रीचर्स सेल के लिए हैं। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि जितना टाइम चाहिए उतना ले सकता है चूज करने के लिए। ऐसे जगह में प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि बी लेवल क्रीचर्स स्ट्रॉन्गेस्ट हैं जो वह पाएगा। सिस्टम की हेल्प से वह देख सकता है कि कुछ क्रीचर्स के पास हिडन एवोल्यूशन राउट्स नहीं है। फिर वह एक स्मॉल फायर क्रीचर फाइंड करता है जिसमें हिडन पाथ है, लेकिन यह पॉप्सिकल जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सेलर कहती है कि प्रोटैगनिस्ट ने गुड आई दिखाया। यह क्रीचर बी लेवल है और सिर्फ 16,000 की कॉस्ट है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अभी भी इसे बहुत एक्सपेंसिव मानता है। सेलर एक्सप्लेन करती है कि परचेस में इवोल्यूशन मटेरियल्स भी इंक्लूड है। फिर भी प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है कि पहले और देखेगा। पॉप्सिकल को ट्रैश लेबल किया गया था, इसलिए वह एसोसिएशन की इवैल्यूएशन पर भरोसा नहीं कर सकता। सिस्टम नोटिफाई करता है कि शॉप में एक क्रीचर है जिसमें किंग लेवल इवोल्यूशन पाथ है। वह स्टन्ड है जो वह फाइंड करता है, एक स्मॉल स्टोन टाइप मॉन्स्टर जो स्ट्रेंजली फैमिलियर फील होता है। नॉर्मल एवोल्यूशन राउट इसे स्टोन जायंट में बदल देगा, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल, लेकिन हिडन राउट इसे गॉड ऑफ स्टोन बना देगा, एलिमेंट कंट्रोल की एबिलिटी के साथ। अब वह समझ गया कि फेमिलियर क्यों लगा। लूडा की क्रीचर भी ऐसा ही था, बस पहले ही इवॉल्व्ड था। उस टेमर को शायद पता नहीं कि उसकी क्रीचर गॉड बन सकती है। कंपेयर टू पॉप्सिकल जो मेज की तरह फंक्शन करती है, यह स्टोन क्रीचर वॉरियर टाइप होगा। सेलर एक्सप्लेन करती है कि स्टोन मॉन्स्टर बहुत पॉपुलर चॉइस है क्योंकि इवोल्यूशन मटेरियल्स कॉमन एंड चीप है। वह कहती है कि वह इसे सिर्फ 8,000 में बेच सकती है और यह प्राइस प्रोटैगनिस्ट को बहुत हैप्पी करता है। वह उसे इवोल्यूशन के लिए मटेरियल्स की लिस्ट भी देता है। यह सेलर को क्यूरियस बनाता है क्योंकि ये मटेरियल्स स्टोन मॉन्स्टर को इवॉल्व नहीं करेंगे और बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सप्लेनेशन अवॉइड करने के लिए वह बस कहता है कि वह इन आइटम्स गिफ्ट करने वाला है। फिर उसे रियलाइज होता है कि इवोल्यूशन मटेरियल्स अक्सर बीस्ट से भी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। आखिरकार उसे परचेज्ड आइटम्स मिलते हैं। उसे सील पर्ल मिलता है, बेसिकली इस वर्ल्ड्स वर्जन ऑफ पॉकेट बॉल। कॉन्ट्रैक्ट विद सेकंड क्रीचर फाइनली कंप्लीट होता है और सिस्टम उसे 300 अचीवमेंट पॉइंट्स देता है। बैक इन हिज रूम प्रोटैगनिस्ट एवोल्यूशन मटेरियल्स प्रिपेयर करता है। सबसे पहले वह लिटिल क्रीचर की ग्रोथ रेट 100% तक बढ़ाएगा। फिर वह अचीवमेंट पॉइंट्स यूज करके नई मॉन्स्टर स्ट्रेंथन करेगा। पॉप्सिकल के अनलाइक ये थोड़ी डम लगती है। कोई इमेजिन नहीं करेगा कि इसमें गॉड बनने की पोटेंशियल है। वह लिटिल स्टोन क्रीचर को मटेरियल्स खाने के लिए कहता है ताकि यह इवॉल्व कर सके। क्रीचर पहला इंग्रेडिएंट इंटेंस एंथुसियाज्म के साथ डिवॉर करता है, लेकिन अभी भी और नरिशमेंट चाहिए, तो प्रोटैगनिस्ट उसे स्टोन पाउडर कंज्यूम करने के लिए पॉइंट करता है। लिटिल क्रीचर रिफ्यूज कर देती है और हमारा बॉय उसे याद दिलाता है कि मील बहुत एक्सपेंसिव था। तभी उसे रियलाइज होता है कि स्टोन क्रीचर खाने को लेकर पिकी है। अभी भी सल्किंग होने की वजह से प्रोटैगनिस्ट एक आइडिया सोचता है। लिटिल क्रीचर अचानक एक स्ट्रेंज एनर्जी सेंस करती है। पॉप्सिकल अभी अभी उसके सामने समन हुई है। दोनों क्रीचर्स तुरंत एक दूसरे को साइज अप करना शुरू कर देते हैं। स्टोन क्रीचर डोमिनेंस असर्ट करने की कोशिश करती है। पॉप्सिकल पर स्ट्राइक करने
करने की कोशिश करती है, लेकिन वो जल्दी ही करेक्ट कर दिया जाता है। ये इतना स्ट्रांग नहीं है कि ऐसा बिहेव कर सके। डिसिप्लिन मिलने के बाद ये स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह रोने लगती है। अब हमारा बॉय समझ जाता है कि ये आसान टास्क नहीं होगा। क्रीचर्स के बीच इंटरेक्शन अभी भी मेसी है, लेकिन कम से कम स्टोन क्रीचर खाना शुरू कर देती है। हालांकि इसे पाउडर का टेस्ट पसंद नहीं है, फिर भी उसकी ग्रोथ रेट अंततः 100% तक पहुंच जाती है। डार्क लाइट धीरे धीरे उसके पूरे बॉडी को रैप करने लगती है। धीरे धीरे एक बड़ा मेटामॉर्फोसिस शुरू होता है। स्टोन क्रीचर इवॉल्व होकर स्टोन गोस्ट बन जाती है। स्टेज 9 रैंक 2 क्रीचर पहले से ही डिवाइन एवोल्यूशन रूट पर। प्रोटैगनिस्ट एक्सटैटिक है। लूडा कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि ऐसा पॉसिबल होगा। लिटिल क्रीचर की गेज स्ट्रेंजली मिस्टीरियस हो जाती है, जो प्रोटैगनिस्ट को भी स्टार्टल्ड कर देती है, क्योंकि वह फिगर आउट करने की कोशिश करता है कि ये क्या प्लान कर रही है। क्रीचर तुरंत रूम के बीचों बीच अटैक अनलीश करती है। पॉप्सिकल को यह बिहेवियर पसंद नहीं आता और वह फिर से सीधे उस पर चार्ज करती है। स्टोन क्रीचर फाइट बैक करने के लिए तैयार होती है, लेकिन एक्ट करने से पहले उसके सामने नर्व लाइक टेंड्रिल अपीयर हो जाता है, जो उसे कंप्लीटली कंफ्यूज कर देता है। पॉप्सिकल अपने आइस शील्ड से अटैक ब्लॉक कर देती है। प्रोटैगनिस्ट पसंद नहीं करता कि उसका अपार्टमेंट वॉल ऐसे डिस्ट्रॉयड हो रहा है। अगर क्रीचर खुद अटैक करने वाली है तो अब उसे रूल्स सिखाने का टाइम है। अब जबकि पॉप्सिकल की एवोल्यूशन रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं, वह स्टोन क्रीचर को डिसिप्लिन करने और सही पाथ पर गाइड करने का प्लान बनाता है। एवोल्यूशन मटेरियल्स फाइनली कंज्यूम हो जाते हैं। पॉप्सिकल की आईज फ्राइटनिंग इंटेंसिटी के साथ ग्लो करने लगती हैं। स्टोन क्रीचर एनर्जी राइजिंग महसूस करती है और फिर जो देखती है उससे स्टन्ड हो जाती है। पॉप्सिकल अपने न्यूएस्ट एवोल्यूशन में स्नो मेडन बन जाती है। रैंक 4 क्रीचर, अभी भी स्टेज 1। उसके पास वही एबिलिटीज हैं, बस अब बहुत स्ट्रॉन्गर है। प्रोटैगनिस्ट एक्सटैटिक है इस न्यू अपग्रेड के साथ। फिर स्टोन क्रीचर अपने बॉडी में कुछ हो रहा है महसूस करती है। नीचे देखकर रियलाइज करती है कि उसके फीट धीरे धीरे फ्रीज हो रहे हैं। अब नया पेट प्रॉपर्ली एजुकेट करने का टाइम है। प्रोटैगनिस्ट पॉप्सिकल को आइस रेन यूज करने के लिए कहता है। सेवरल आइस स्पाइक्स स्काई में फॉर्म होते हैं। स्क्यूअर्ड होने से पहले स्टोन क्रीचर समझ जाती है कि वह बहुत एरोगेंट थी और अपोलोजाइज करने का डिसाइड करती है। प्रोटैगनिस्ट एक्सप्लेन करता है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इसलिए उसे ओबे करना होगा। लेकिन अगर वह इंसिस्ट करती है उस बिहेवियर को कंटिन्यू करने पर, वह साफ कर देता है कि उसे क्रीचर की लाइफ वहीं खत्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नेसेसरी हो तो वह उससे सिंपल क्वेश्चन पूछता है, क्या वो कोऑपरेट करेगी या नहीं। स्टोन क्रीचर तुरंत रिस्पेक्ट शो करती है। वह डर जाती है कि पॉप्सिकल उसके साथ क्या कर सकती है। डिसिप्लिन सेशन खत्म होने के बाद बाहर से लाउड नॉइज सुनाई देती है। कोई एक्सट्रीमली अपसेट है और डोर खोलने की डिमांड कर रहा है। दूसरी तरफ एक एंग्री मैन खड़ा है, कंप्लेनिंग अबाउट एक्सेसिव नॉइज और वॉल डैमेज। प्रोटैगनिस्ट अपोलोजाइज करता है और कहता है कि वह कॉम्पेंसेट करेगा, लेकिन यह पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ। और मैन क्लेम करता है कि उसे मेंटल डैमेज के लिए भी कॉम्पेंसेट किया जाना चाहिए, डिमांडिंग 30,000। प्रोटैगनिस्ट शॉक्ड है। फ्यूरियस मैन इंसिस्ट करता है कि 3 दिनों के अंदर पे किया जाए। वह लगातार थ्रेटन करता है जब तक कि स्टोन क्रीचर से मर्डरस इंटेंट महसूस नहीं होती। चूंकि वह क्रीचर वायलेंस में लाइज और प्रेथ करती है, वह डिसाइड करती है सिचुएशन खुद रिजॉल्व करने का। मैन सडनली रियलाइज करता है कि वह पावरलेस है। स्कल पाउडर में बदलने से ठीक पहले प्रोटैगनिस्ट स्टोन क्रीचर को इमीडिएटली स्टॉप करने का ऑर्डर देता है। टेरिफाइड और अंडरवेयर कॉम्प्रोमाइज्ड मैन पूछता है कि क्या वह क्रीचर सच में प्रोटैगनिस्ट की है, क्योंकि उसने कभी ऐसा मॉन्स्टर नहीं देखा। फिर से प्रोटैगनिस्ट अपोलोजाइज करता है, एक्सप्लेन करता है कि वह क्रीचर ट्रेन कर रहा था और अनइंटेंशनली नेबर को डराया। वह यह भी पूछता है कि क्या मैन अब भी डैमेज के लिए कॉम्पेंसेशन चाहता है। मैन इंस्टेंटली सब कुछ रिट्रैक्ट कर देता है। आखिरकार नॉइस सिर्फ छोटा इनकन्वीनियंस था और उसे इतनी सीरियसली नहीं लेना चाहिए था। नाइट फाइनली एंड होती है। प्रोटैगनिस्ट अपने बीस्ट्स के साथ रेस्ट करता है। अगले मॉर्निंग वह पैनिक में वेक होता है क्योंकि फोन नॉन स्टॉप रिंगिंग कर रहा है। कजिन कॉल कर रही है। आज इंपीरियल एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम है और लगता है उसने कंप्लीटली भूल गया था। उसके फेस से क्लियर है कि वह जेन्युइनली नहीं जानता था। इवन सो वह मैनेज करता है कि कजिन से स्कूल गेट पर मिले। जब वह अप्रोच करता है, कजिन उसका हाथ एक्सटेंड करके ग्रीट करती है। बैकग्राउंड कैरेक्टर्स उसे मॉक करने लगते हैं लेट आने के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट पर। टीचर भी खुश नहीं है। वह नोटिस करती है कि उसने फिर ओवर स्लीप किया। वह
वह एक्सप्लेन करता है कि लेटली एग्जॉस्टेड था, लेकिन टीचर अभी भी जानना चाहती है कि उसने स्पिरिचुअल टेक्निक्स प्रैक्टिस की हैं या नहीं। कजिन क्लोजली उनकी इंटरेक्शन वॉच करती है। टीचर पूरा क्लास एड्रेस करना शुरू करती है। वह रिमाइंड करती है कि वे स्कूल के एलीट हैं और इस साल का एग्जाम पहले से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग होगा। वह कहती है कि अगर फेल हो जाए तो गिल्टी फील मत करो, बस बेस्ट एफर्ट दो, क्योंकि वह उन पर बिलीव करती है। स्टूडेंट्स उसके स्पीच से फायर्ड अप हो जाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि सब कुछ देंगे। मीनवाइल प्रोटैगनिस्ट क्वाइटली होप करता है कि वह फिर से आउट परफॉर्म करेगा। बस में एग्जाम साइट की तरफ जाते हुए कजिन पूछती है कि उसने उसके मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दिया। ट्रूथ यह है कि वह लेटली एक्सट्रीमली बिजी था और कंप्लीटली भूल गया। कजिन फिर बताती है कि उसका फियर्स मैजिक बर्ड सक्सेसफुली इवॉल्व हो गया और वह थ्रिल्ड है। प्रोटैगनिस्ट खुश होता है और बिलीव करता है कि एग्जाम स्मूथली जाएगा। विंडो की तरफ देखते हुए कजिन अमेज्ड है सिटी के साइज से, लेकिन नहीं नोटिस करती कि उसने अपनी बेस्ट एट्रीब्यूट्स सीधे उसके फेस पर प्रेस कर दी थी। थोड़ी देर बाद वह रियलाइज करती है और कंप्लीटली एम्बैरेस्ड हो जाती है। इंस्टेंटली प्रोटैगनिस्ट की जॉय किल कर देती है। स्टूडेंट्स फाइनली इंपीरियल एकेडमी पहुंचते हैं। एब्सोल्युटली स्टनिंग बिल्डिंग, ऑलमोस्ट पैलेस जैसी।